सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में भाई पुनः आपका स्वागत है। तो भाई हमने 9 चैप्टर कर लिए हैं। इन 20 चैप्टरों में से 9 चैप्टर कर लिए हैं। 10वां चैप्टर रेशियो प्रपोर्शन का कल स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये आपका, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही अगले चैप्टर हैं, इनके कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो भाई आज सेकंड क्लास होगी भाई इसकी रेशियो प्रपोर्शन की। दोबारा से आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं भाई, ठीक है। हमने ये बैच 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, 30 नवंबर तक ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है 30 से पहले ही हो जाए, ठीक है। और रोज आपकी डेली क्लास 9 बजे आ जाती है भाई सुबह। तो बेल आइकन को दबा लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है भाई। अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं रेशियो प्रपोर्शन का। हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टी की थी कल भाई, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी एक बार देख लेना, उनको रिवाइज कर लेना। फिर 20 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, आज हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे भाई। तो 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पढ़ लो एक बार इसको, क्या कह रहा है। इफ x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 8। तो 20वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही था आपका, ठीक है। x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 8। तो यहां से मैं x y की रेशियो निकाल सकता हूं भाई। तो यहां से x y की रेशियो निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं x y के, ठीक है, वो इधर आकर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और जो डिवाइड होते हैं वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 5 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा। ये 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/8 है, इधर आकर 8 हो जाएगा। क्लियर है भाई। ये भाई नहीं समझ में आया हो तो एक बार प्रॉपर्टी देख लेना जाके, ठीक है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये कम समझ में आएगा आपके, ठीक है। फिर एक्स वाई की रेशियो आ गई 5/8। तो एक्स की वैल्यू मैंने बताया था कि भाई एक्स की वैल्यू 5 नहीं है, एक्स की रेशियो 5 है मगर वैल्यू 5 नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, एक्स की वैल्यू है 5 के और वाई की वैल्यू है 8 की, ठीक है। के का मतलब क्या है कि जिस नंबर से ये कट कर आई हैं वो मैंने के मान लिया। मुझे नहीं पता ना किससे कटी है ये, तो वो मैंने के मान लिया। तो एक्स की वैल्यू 5 के है, वाई की वैल्यू 8 के है। बगैर के मानने भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर करवा दूं भैया आपका। तो x की वैल्यू 5 के, y की वैल्यू 8 के। फिर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है x + 5 रेशियो y + 8 बता दो भाई, ठीक है कि नहीं। x + 5 रेशियो y + 8 बता दो। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 5 के रख दूंगा, ठीक है। फिर y की जगह मैं 8 के रख दूंगा। तो यहां से आपका 5 कॉमन आ जाएगा k + 1, और यहां से आपका 8 कॉमन आ जाएगा k + 1। ये k + 1 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया आपका 5 8। आंसर क्या आ गया, 5 8, ठीक है। फिर आप कहोगे कि जी हमें 5 के 8 के मानने की क्या जरूरत है, जिस सीधा ही x की वैल्यू मैं 5 कर लूं। इफ अगर मैं x 5 ले लूं और y में 8 ले लूं, ठीक है, तो x + 5 रेशियो y + 8 निकालूंगा तो भी वही आंसर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। कब आ सकता है कब नहीं आएगा वो जान लेते हैं। तो जैसे ही मैं x की जगह 5 रखूंगा, y की जगह मैं 8 रखूंगा, तो भाई ये हो गया 5 और 5 10, 8 और 8 हो गया 16, तो 5 8 आ गया। तो भाई मैंने 5 के 8 के मानना तब भी 5 8 आया, ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू 5 8 ही मान ली तो भी आ गई। तो ये कब सेम आ जाएगी वो चीज समझनी है। तो ये तब सेम आएगी भाई जब जो ये मैंने मानना है 5 के 8 के, तो जिस क्वेश्चन में ये के कैंसिल हो जाएगा उसी क्वेश्चन में डायरेक्ट रखने से आपकी वैल्यू सेम आएगी। अगर ये के नहीं कटता होगा तो नहीं आएगी। अब पहचान क्या है, पहचान क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि के कटेगा कि नहीं कटेगा। पहली बात अगर के नहीं कटेगा तो मुझे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो मैं के की वैल्यू कहां से निकाल लूंगा, तो के की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन और चाहिएगी। ये तो मेरी एक इक्वेशन है बस, तो उसके लिए मुझे दूसरी इक्वेशन चाहिएगी, तभी के की वैल्यू निकल सकती है। तो ये एक इक्वेशन है। तो पहली पहचान तो यही है कि मुझे दो इक्वेशन चाहिएंगी तभी के की वैल्यू निकलेगी। यहां दो इक्वेशन है नहीं तो के की वैल्यू निकल ही नहीं सकती।
ठीक है कि नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, फिर एक पहचान और है, मान लिया एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है और ऑप्शन मिल जाए एक आपको, डाटा इनएडिकेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो उस केस में भी आप डायरेक्ट नहीं रखोगे, उस केस में भी आप के रखोगे, ठीक है नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि के कैंसिल ना हो, तो फिर आपको क्या करना है, फिर के ही रखना है, और के कैंसिल नहीं हुआ तो के की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन है, तो फिर उस केस में हम लगा देंगे डाटा इनएडिकेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है कि नहीं। हिंदी में कहीं तो जानकारी अधूरी है या आंकड़े अपर्याप्त है, तो इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तब आपने के पे जाना है, अदरवाइज आप बगैर के रख के भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आना है, ठीक है। और भाई ऐसा भी कर सकते हो आप कि भाई ना तो आप के रखो और ना आप 5 8 रखो, आप सीधा x की वैल्यू भी कर सकते हो। हमें तो क्या करना है, हमें तो ये एलिमिनेट करने हैं, दरअसल बात क्या है, हमें एलिमिनेट करने हैं, जैसे समझा देता हूं भाई आपको, तो मैं इसको हटाऊं, अगले पे चलता हूं एक बार। तो देखो x अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन 8, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि जी बगैर के मानने भी और बगैर हम 5 8 रेशियो निकालने भी निकाल सकते हैं क्या, तो देख लेते हैं भाई एक बार। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x इज इक्वल टू 5y हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5y हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 5/8y आ गई, कितनी आ गई, 5/8y आ गई। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे हम, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे मैं यहां, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू यहां पुट कर लूंगा, 5/8y और प्लस में 5 और रेशो y प्लस 8, ठीक है कि नहीं। तो आप यहां से क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे इसका, तो ये हो जाएगा 5y प्लस में 8 पंजे 40 बटे में 8 रेशो y प्लस 8। तो ऊपर से कॉमन आ गया आपका 5, ठीक है कि नहीं, तो ये अंदर बच जाएगा y प्लस 8 और बटे में 8, ठीक है। तो भाई ये जो y प्लस 8 है, ये देखो कैंसिल हो गया, और ये आ गया 5/8 रेशो 1, और जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 8 बटे में से खत्म हो जाएगा, यानी 5 8 की रेशो आ जाएगी। क्लियर है भाई। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई रेशो की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या करना है, उस रेशो की वैल्यू जानने के लिए मैं के मान लेता हूं। और अगर के भी नहीं पता, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको के नहीं मानना, तो हम एक वेरिएबल को, मतलब क्या है, जब मैं के मान रहा हूं तो क्या हो रहा है, एक्स वाई एलिमिनेट हो रहा है, उसकी जगह एक नया वेरिएबल आ रहा है, मतलब एक्स वाई को एलिमिनेट करके हम एक नया वेरिएबल ले आए, उस के को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं क्यों नया वेरिएबल लेके आऊं, कि मैं एक काम कर लेता हूं, x की वैल्यू y में निकाल लेता हूं। तो जब मैं x की वैल्यू y में निकाल लूंगा, तो मेरा एक ही वेरिएबल तो बचा y, ठीक है कि नहीं, और वो मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन बस यही बात ध्यान रखनी है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो रहा है यहां पर, तभी आप डायरेक्ट रख रहे हो तो आंसर आ रहा है। अगर ये कैंसिल नहीं होता, फिर आप डायरेक्ट रखोगे तो आंसर नहीं आएगा। ऐसा कर सकता है एग्जामिनर, और कई बार किया है, तो बच्चे की आदत पड़ जाती है, 99% क्वेश्चन में कट जाता है, लेकिन 1% क्वेश्चन ऐसे जब नहीं कटता, तो उसकी आदत पड़ जाती है भाई, वो क्या करता है, वो फिर वहां पर भी ऐसे डायरेक्ट रख देता है, फिर वहां फंस जाता है भाई वो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जनरली क्या है, जनरली आपका ये कटेगा ही, उसकी पहचान बता दी मैंने। अगर ऑप्शन में डाटा इनएडिकेट नहीं है, दूसरी इक्वेशन नहीं है, तो फिर भाई कटना ही है, क्योंकि फिर उसका कोई फिर इलाज भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो इसलिए फिर आप डायरेक्ट रख सकते हो वहां पर। लेकिन अगर डाटा इनएडिकेट ऑप्शन है और दो इक्वेशन है, तो उस टाइम के जरूर मानना है भाई आपने। बात समझ में आ गई, तो ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 22 पे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में छोटा सा है, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है, या उसके पीछे जो एग्जामिनर क्या तिकड़मबाजी कर सकता है, कहां वो उड़ जा सकता है बच्चे को, वो समझना जरूरी है, ठीक है कि नहीं, फिर कोई समस्या आएगी नहीं आपकी। तो 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, और डाटा इनएडिकेट मेरा है नहीं,
तो मैं यहाँ डायरेक्ट रख सकता हूँ भाई, क्योंकि कठिनाई है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो भाई मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दूंगा, a की वैल्यू 2 रख दूंगा, ठीक है, b की वैल्यू मैं 3 रख दूंगा, क्योंकि a की रेशो 2 है तो 2 ही रख दूंगा। 2 k रखना चाहो तो k रख लेना, k कटना है, ठीक है भाई। तो b की जगह मैं रख दूंगा 3, और रेशो b की जगह 3, c की जगह 4, और भाई c की जगह 4, a की जगह 2। क्लियर भाई? तो काट लो भाई, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो 12, तो 12 से गुणा करोगे 12 दूनी 24/3, फिर 12 से करोगे 12 तिया 36/4, 12 दूनी 24। ध्यान रहे जो एलसीएम लेते हैं वो नीचे नहीं लिखते, एलसीएम से गुणा करते हैं, ठीक है। फिर ये अपने आप कट जाएंगे, तो 3 अट्ठे 24, 4 नेम 36, तो 8 9 24 की रेशो आपकी आ गई। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो 23वें पे आ जाते हैं। तो ये लगातार भाई इसी टाइप के क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हुए हैं भाई पहले, तो ये आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो यहां पर देखो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, ऑप्शन कोई डाटा इनएडिकेट है नहीं, तो भाई क्लियर है, कठिनाई है, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं, कोई भी समस्या नहीं है। तो मैक्स की जगह यहां पर 3 रख दूंगा, ठीक है, और y की जगह 4 रख दूंगा। अब ये बहुत कम बताते हैं भाई कि भाई एक ही इक्वेशन है, डाटा इनएडिकेट तो रख दो, नहीं तो तकरीबन यूं ही बता देते हैं लोग कि भाई रख दो सीधा, रख दो सीधा। नहीं भाई, उसको जानना जरूरी है, समझ में आई बात, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो x की जगह मैं रख रहा हूं 3, और y की जगह रख रहा हूं 4, तो 21 और 12 33, और 21 में से 12 गए 9, 3 से कट गया 11 3, तो रेशो आ गई है आपकी 11 3। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौबीसवें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। ए बी की रेशो 3 4 है, बी सी की 8 9 है भाई, ठीक है। ए बी की 3 4 है, बी सी की 8 9 है, वो कह रहा है ए सी की रेशो बताओ। तो भूल के भी ये मत कहना भाई ए किसी की रेशो पूछी है, तो ए की रेशो तो 3 है, और भाई सी की रेशो आपकी 9 है, तो भाई सी की 9 रख दो, और काट दो 1 3, तो भाई ये आपका गलत आएगा। ध्यान रखना है 1 3 आपका आंसर नहीं होगा, तो ये काम भूल के भी नहीं करना है, ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर कंट्राडिक्शन है भाई। क्या है? कंट्राडिक्शन बन रही है, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास। क्या है भाई? विरोधाभास, ठीक है कि नहीं? और जब ये कंट्राडिक्शन बनती है, ठीक है कि नहीं, तो फिर यूं कह सकते हो मतभेद हो जाता है, बातों में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, तभी ये कंट्राडिक्शन बनती है। यानी मेरा मत कुछ और है, आपका मत कुछ और है, तो उस केस में विरोधाभास हो जाता है, ठीक है कि नहीं? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपका चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका चंडीगढ़ पुलिस का हो, चाहे हरियाणा सीईटी का हो, चाहे DSSS का हो, ठीक है कि नहीं, चाहे सीडीएस का हो, जहां भी मैथ आना है, तो भाई ये जो आपके मैं चैप्टर करवा रहा हूं ये काम आएंगे ही आएंगे, ये कंसेप्ट काम आएंगे ही आएंगे। लेकिन कई बच्चे क्या सोच रहे हैं, नहीं जी हमें तो हरियाणा सीईटी का एग्जाम की कोचिंग लेनी है, नहीं जी मुझे तो सीजीएल की कोचिंग लेनी है। आपने थंबनेल पे लिख रखा है कि जी ये तो दिल्ली पुलिस का बैच है, तो भाई मैथ तो वही है, मैथ कुछ चेंज थोड़ी ना होगा। थंबनेल पे लिखने से क्या हो जाएगा? थंबनेल पे लिखने से कुछ नहीं होगा। ये तो भाई अपना अभी एग्जाम नजदीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आ जाओ कर लो, ठीक है। अब मैं ऑफलाइन बैच बना रहा हूं, तो मैं कोई ये थोड़ी ना बना रहा हूं दिल्ली पुलिस का बैच है, सीजीएल का बैच है, हम तो कंप्लीट मैथ करा रहे हैं। तो कंप्लीट मैथ करा रहे हैं तो भाई कोई भी एग्जाम हो, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं तो कह रहा हूं कि ना जी भाई कोई भी एग्जाम हो सेम चीज है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ना, कंसेप्ट तो वही है, ठीक है कि नहीं। वही क्वेश्चन आने हैं, कुछ टॉपिक कम ज्यादा हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि ये काम आएगा नहीं आपकी, ठीक है कि नहीं। लेकिन बच्चे ये मान रहे ना जी ये तो उसका चाहिए, मुझे तो कोचिंग, मुझे तो इसकी चाहिए, तो ये क्या है? इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप कुछ समझना चाह रहे हो।
तो इसको हम मतभेद बोलते हैं, कंट्राडिक्शन बोलते हैं। तो मतभेद हो सकता है, हो जाता है कई बार, ठीक है कि नहीं, मेरे आप में बीच में खूब हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ के गए हैं, हो सकता है उनमें मतभेद हो, पर भाई मतभेद जायज है, होना निश्चित है, ठीक है कि नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है कि नहीं, तो यहां मतभेद होना निश्चित है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए भाई। मतभेद तो ठीक है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चों से ये मेरी भाई प्रार्थना कह लो, ठीक है कि नहीं, ये निर्देश कह लो, अनुरोध कह लो, कुछ कह लो कि भाई मतभेद तो ठीक है लेकिन मनभेद मत करना भाई, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो भाई कई बार कंट्राडिक्शन हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, उस कंट्राडिक्शन को दूर करेंगे। तो जैसे ए बी की रेशो 3-4 है, बी सी की रेशो 8-9 है, ठीक है, तो यहां पर कंट्राडिक्शन है बी की रेशो में, बी की रेशो यहां 8 यहां 4, ठीक है कि नहीं। अब मैं बी की रेशो क्या लूं, 4 लूं या 8 लूं, एक जगह तो वो 4 बता रहा है, एक जगह वो 8 बता रहा है। अगर मैंने 4 ले ली तो वो 8 बुरा नहीं मान जाएगा, और अगर मैंने 8 ले ली तो ये 4 बुरा मान जाएगा। तो मैं एक काम कर लूं भाई, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद को हम दूर कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, ये भी बुरा ना मानने, ये भी ना बुरा मानने, तो बी की रेशो 8 है, तो यहां बी की रेशो भी 8 कर लो। तो क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा कर लेता हूं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, क्लियर भाई। और रेशो में गुणा तो कर ही सकते हो आप, परमिशन है ही मैथमेटिशियंस की, रेशो में अगर हम मल्टीप्लाई करें कोई भी चेंज आना नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या होगा, जो नई रेशो बन गई वही मानी जाएगी, पुरानी कैंसिल हो जाएगी। तो ए की रेशो 6 हो गई, बी की रेशो 8 हो गई, और यहां भी बी की रेशो 8, सी की रेशो 9। तो अब उसने पूछा ए सी की रेशो कितनी होगी, तो ए की रेशो 6 हो गई, और भाई सी की रेशो आपकी 9 हो गई। तो 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 3 की रेशो आ गई भाई, आंसर हो गया आपका 4th। बात क्लियर हो गई होगी, बड़ी सिंपल तरीके से समझा दिया है मैंने आपको। आगे चलते हैं भाई। अच्छा यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी ही लिखवा देता हूं ताकि आगे कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी ही करवा देता हूं, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी के रूप में लिख लेंगे तो बार बार मुझे कंट्राडिक्शन दूर करनी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या है। तो देखो भाई, अगर मान लिया ऐसे मिल जाए आपको पी क्यू की रेशो एक्स वाई, ठीक है कि नहीं, और क्यू आर की रेशो वाई जेड, तो देखो जरूरी थोड़ी ना कि ये क्यू की रेशो यहां भी है यहां भी है, ठीक है कि नहीं। तो क्यू की रेशो यहां भी वाई है यहां भी वाई है, तो जरूरी थोड़ी ना कंट्राडिक्शन मिलेगी। तो यहां क्यू की रेशो में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर, मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं पी आर की रेशो क्या होगी, पी आर की रेशो एक्स जेड होगी, क्योंकि यहां पर कोई कंट्राडिक्शन बन ही नहीं रही, ठीक है कि नहीं। जब बनेगी तब नहीं लिख सकते, अगर नहीं है कंट्राडिक्शन फिर तो लिख सकते हैं, फिर तो पी आर की रेशो में कह सकता हूं एक्स जेड है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्राडिक्शन बन गई, ठीक है, तो ये आपकी यूं मान लो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, और ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। मैंने कल फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है कि नहीं, उसके मैंने 3 पार्ट बताए थे, तो अब सेकंड प्रॉपर्टी होगी, ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बता दिया है, जब कोई कंट्राडिक्शन हो ही ना, और जब दूसरा केस ले लेते हैं जब कंट्राडिक्शन हो, तो फिर क्या करना है। तो भाई सेकंड प्रॉपर्टी का अब सेकंड पार्ट ले लेता हूं मैं। तो मैं ये कह दूं कि भाई पी क्यू की रेशो है एक्स वाई, पी क्यू की रेशो है एक्स वाई, और क्यू आर की रेशो है क्या कहते हैं जेड डब्ल्यू। अब यहां कंट्राडिक्शन बन गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो Q की रेशो यहां Y है और यहां आपकी Z है, ठीक है कि नहीं। तो मुझे इसको दूर करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेम करूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या करूंगा, इसको Z से गुणा कर लूंगा, इसको Z से गुणा कर लूंगा, और इसको Y से गुणा कर लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो आप देखोगे ये कंट्राडिक्शन दूर हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने Z से गुणा किया, ये हो जाएगा XZ, ये हो जाएगा YZ। फिर जब मैं इसको y से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा yz, और जब मैं इसको y से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा yw। तो आप देखोगे भाई रेशो सेम बढ़ गई, क्योंकि q की रेशो यहां भी yz यहां भी yz, तो कंट्राडिक्शन दूर हो गई। तो अब मैं इजीली बता सकता हूं कि भाई पी आर की रेशो क्या होगी, तो p की रेशो xz है, ठीक है, और r की रेशो कितनी है yw है।
ठीक है भाई, तो पी आर की रेशो एक्स जेड वाई डब्ल्यू आ गई, कोई समस्या ही नहीं है। तो कंट्राडिक्शन दूर करनी आनी चाहिए भाई। अगर कंट्राडिक्शन है ही नहीं फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, और अगर कंट्राडिक्शन है तो भाई मल्टीप्लाई करके ऐसे कंट्राडिक्शन दूर कर लोगे और फिर आप रेशो निकाल लोगे। और तीनों की रेशो पूछे, तीनों की रेशो पूछे भाई, पी क्यू आर की रेशो पूछ ले तो फिर भाई ये पी की रेशो आपकी एक्स जेड बन गई है, और भाई क्यू की कितनी बन गई थी, वाई जेड बन गई थी, और आर की आपकी वाई डब्ल्यू बन गई थी। तो ये पी आर की थी, ये पी क्यू आर, तीनों की है। तो कंबाइन भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन ये कंबाइन हो पूछे चाहे अलग पूछे तभी निकलेगी जब कंट्राडिक्शन दूर होगी। समझ में आई बात। और अगर आप ये चाहते हो कि जी ना भाई कोई और तरीका बताओ कि जी ये तो मल्टीप्लाई करने के अलावा और भी कोई तरीका, बिल्कुल है, कई तरीके हैं, ऐसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन हो सकता है आपने कोई और तरीका सीख रखा हो। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताऊंगा जिसमें आपका क्या कहते हैं समय ज्यादा नहीं लगेगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, तो वो वाला तरीका बता देता हूं फिर आपको। तो क्या तरीका है आप देखोगे। ठीक है भाई, मैं इसको हटा ही देता हूं, वापिस लिख लेता हूं एक बार। तो वापिस से सेकंड का सेकंड पार्ट लिख रहा हूं मैं। तो पी क्यू की रेशो है एक्स वाई एंड क्यू आर की रेशो है जेड डब्ल्यू। तो वो पूछेगा कि भाई पी क्यू आर तीनों की रेशो बताओ, या कोई दो की पूछ ले, मर्जी है उसकी। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे भाई आप। ठीक है, एक तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि भाई कंट्राडिक्शन दूर कर लो मल्टीप्लाई करके। यहां क्यू की रेशो में कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना, क्यू की रेशो यहां वाई और यहां जेड, तो ये कंट्राडिक्शन इसको दूर करके आप कर सकते हो। और बगैर कंट्राडिक्शन दूर करे करना चाहते हो तो फिर एक शॉर्टकट फाड़ना है, एक आपकी ट्रिक है, उसको आप जान लें भाई। तो करना क्या है भाई, ये जो रेशो है आपकी पहली रेशो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट रेशो को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। जो आपकी फर्स्ट रेशो होती है वो क्या कहलाती है भाई, फर्स्ट रेशो ये आपकी एंटीसीडेंट कहलाती है। ठीक है, इसको हम ए बोल देंगे, शॉर्ट में ए बोल देंगे, या इसको पूर्व पद बोल सकता हूं मैं हिंदी में। फिर जो आपकी सेकंड रेशो होती है वो आपकी कंसीक्वेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कंसीक्वेंट कहलाती है, इसको मैं सी बोल सकता हूं, तो हिंदी में उसको पश्चपद बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, पश्चपद बोल दूंगा। तो मैं इंग्लिश में ही लिख लूंगा सिंपल शॉर्ट में ए और सी। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आप देखोगे ये एंटीसीडेंट है, ये कंसीक्वेंट है, तो ये ए है, ये सी है। ठीक है कि नहीं। फिर यहां भी ये एंटीसीडेंट है, कंसीक्वेंट है, तो ये ए है, ये सी है। ठीक है, तो अगर मुझे कंबाइंड रेशियो निकालनी है तो आपका फार्मूला रहेगा ए सी सी। ठीक है कि नहीं। ए का मतलब एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट की प्रोडक्ट, कंसीक्वेंट एंटीसीडेंट की प्रोडक्ट, कंसीक्वेंट कंसीक्वेंट की प्रोडक्ट। तो ए मतलब x इंटू जेड, ठीक है कि नहीं, और सी ए वाई इंटू जेड, और भाई सी तो y इंटू डब्ल्यू। क्लियर भाई। तो ए सी सी ये फार्मूला याद रखोगे। ठीक है भाई। अब ए का मतलब हो गया दो ए, तो पहला वाला ए और दूसरे वाला ए, तो पहले वाला ए ये है और दूसरे वाला ए ये है। सी ए का मतलब है पहले वाला कंसीक्वेंट और दूसरे वाला कंटीन्यूएंट, जो पहले नंबर पे हो पहले वाला है, जो दूसरे नंबर पे हो दूसरे वाला है। तो पहले वाला कंसीक्वेंट और दूसरे नंबर वाला एंटीसीडेंट की गुणा करनी है तो वाई जेड, फिर पहले वाला कंसीक्वेंट और दूसरे वाला कंसीक्वेंट तो भाई वाई डब्ल्यू। क्लियर है। अब आप कहोगे जी ये कैसे याद रहेगा, तो इसको भी याद करने का तरीका है, बड़ा सिंपल है कि मैंने देखो मेरे पास यहां दो ए हैं, तो आप क्या करोगे, दो ए लिख लो। क्या लिख लो, दो एंटीसीडेंट है ना, तो दो ए लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, इस पहले वाले ए को सी बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, अगले ए को भी सी बना दो। बस ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है कि नहीं। जैसे मान लिया मेरे पास तीन एंटीसीडेंट हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले ए को सी बना दूंगा, ठीक है, फिर मैं अगले को भी सी बना दूंगा, फिर मैं अगले को भी सी बना दूंगा, तो ये मेरा फार्मूला बन गया। तो अगर तीन एंटीसीडेंट है तो मैं कहूंगा ए सी सी, इनकी गुणा करूंगा, कंबाइंड रेशो आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, चार ए हो तो मैं से कर दूंगा भाई, चार एंटीसीडेंट लिख दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, पहले ए को सी बना दूंगा। ठीक है भाई। तो बाकी तीन ए यूं क्यों रहेंगे, फिर मैं अगले को भी सी बना दूंगा, फिर अगले ए यूं क्यों रहेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, अगले को भी सी बना दूंगा,
और अगला ए यूं का रहेगा। उसके बाद मैं इस ए को भी सी बना दूंगा, तो भाई ये हो गए 4c। क्लियर है? तो भाई ये आपका फार्मूला बन गया। अब ऐसे कितने ही एंटीसीडेंट हो, कितने ही कंसीक्वेंट हो, आप कर लोगे। मगर भाई इस शॉर्टकट तरीके की एक टर्म्स कंडीशन है, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये टर्म्स कंडीशन क्या है? टर्म्स कंडीशन ये है कि जैसे ही जिस पे खत्म हो रही है रेशो उसी पे शुरू होती हो, जिस पे खत्म होती है उस पे शुरू होती हो, तभी ये लगेगा, अदरवाइज फिर ये फेल हो जाएगा। तो उस केस में फिर क्या करोगे? उस केस में दो काम कर सकते हो, या तो जो कंट्राडिक्शन दूर करने वाला मेथड था उस पे जा सकते हो, या फिर उन रेशो को अरेंज कर लो। आप इस तरीके से अरेंज कर लो कि पहले पे जिस पे खत्म है उसी पे शुरू हो। ठीक है? तो या तो अरेंज करना पड़ेगा या फिर कंट्राडिक्शन दूर करके रेशो निकालोगे, वो आपकी मर्जी है भाई क्या करोगे। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि जिस पे खत्म हो उस पे शुरू हो तभी लगेगी। बात समझ में आई? ठीक है? तो आगे हम जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है कि नहीं? अभी इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते, जब क्वेश्चन में ये सिचुएशन बनेगी ना तभी समझाऊंगा। ठीक है? तो भाई पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सारी चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है? एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो अभी क्या कर लेते हैं, अभी तीसरा पार्ट कर लेते हैं भाई। अगर मान लिया 3 एंटीसीडेंट आ जाएं तो फिर क्या करना है? ठीक है? तो एग्जांपल ले लेता हूं भाई, तीसरा पार्ट। तो भाई पी क्यू की रेशियो दे दी, मान लिया एक्स वाई। ठीक है कि नहीं? फिर क्यू आर की रेशियो दे दी जेड डब्ल्यू। वो ना पेपर में ऐसे ही देगा, ओरिजेंटली हो, एक के बाद एक देगा, एक के नीचे ऊपर नीचे तो देगा नहीं, वो यूं ही चलेगा। ठीक है कि नहीं? फिर आर एस की रेशियो दे दी उसने, क्या कहते हैं, यूवी। अब वो कहेगा भाई पी क्यू आर एस की रेशियो बताओ या पी एस की रेशियो बताओ। भाई वो पूछ लेगा कि भाई पी एस की रेशियो बताओ, तो पी एस की रेशियो भूल के भी आप ये नहीं कहोगे कि भाई पी की रेशियो एक्स है और एस की रेशियो वी है। तो भूल के भी आप ये नहीं कहोगे कि भाई पी की एक्स और एस की वी, नहीं कहना भाई। ठीक है? तो फिर आपको जी क्या कहूंगा? तो भाई कंट्राडिक्शन है, क्यू की रेशियो यहां पर वाई है, यहां पर जेड है, कंट्राडिक्शन बन गई, विरोधाभास पैदा हो गया भाई। ठीक है? फिर उसके बाद आप देखोगे, ठीक है कि नहीं, आर की रेशो आप देखोगे यहां पर डब्ल्यू है और यहां पर आर की रेशो यू है। ठीक है कि नहीं? तो ये कंट्राडिक्शन बन गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे हो? एक दूसरे से गुणा कर लो। ठीक है कि नहीं? तो जैसे मैं क्या करूं, यहां पर भाई आर की रेशो यहां डब्ल्यू है, यहां यू है, तो मैं इसको तो यू से गुणा कर दूं और भाई इसको मैं डब्ल्यू से गुणा कर दूं, तो आप देखोगे सेम हो जाएगी। तो जब मैं यू से करूंगा तो ये हो जाएगी जेड यू और भाई ये हो जाएगी डब्ल्यू यू। ठीक है? और जब मैं यहां करूंगा डब्ल्यू से तो ये हो जाएगी डब्ल्यू यू और ये हो जाएगी वी डब्ल्यू। क्लियर भाई? तो क्या हुआ भाई, ये सेम हो गई जेड यू ना, इसकी आर की रेशो सेम हो गई डब्ल्यू यू और डब्ल्यू यू, ये सेम कर ली, कंट्राडिक्शन दूर हो गई आपकी। लेकिन आर में ही हुई ना, क्यू की तो अभी भी बची हुई है। तो क्यू की रेशो यहां जेड यू है, ठीक है कि नहीं, और यहां कितनी है, वाई है। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, इसको मैं जेड यू से गुणा कर लेता हूं भाई। तो यहां जब मैं जेड यू से गुणा करूंगा तो ये वाई जेड यू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसको करूंगा तो एक्स जेड यू हो जाएगा। ठीक है? तो ये बन गई मेरी वाई जेड यू, यहां जेड यू है, तो मैं इसको वाई से गुणा कर लेता हूं अब। ठीक है कि नहीं? तो एक दूसरे से कर लिया गुणा, तो ये हो जाएगी वाई जेड यू। ठीक है ना? जेड यू की इससे कर दी, वाई की इससे कर दी, दोनों सेम हो गई। ठीक है? फिर ये हो गई आपकी वाई डब्ल्यू यू। तो जैसे हमने क्यू की रेशो सेम करी ना, तो आर की फिर बिगड़ गई, आर की फिर बिगड़ गई, आर की रेशो यहां वाई डब्ल्यू यहां डब्ल्यू यू। तो इसको सेम करने के लिए इसको मैं वाई से कर दूंगा वापिस, तो इसको ये करूंगा वाई से, तो ये वाई डब्ल्यू यू, ठीक है कि नहीं, और ये हो जाएगी वाई, ठीक है, वी डब्ल्यू। क्लियर? तो भाई अब क्या देखोगे? अब देखोगे आर की भी सेम, ठीक है, और क्यू की भी सेम। तो अब मैं कह सकता हूं भाई पी एस की रेशो क्या होगी? पी की रेशो एक्स जेड यू होगी और भाई एस की रेशो वाई वी डब्ल्यू होगी। क्लियर भाई? तो ये मेरी रेशो आ गई। ठीक है? अब ये मैंने कैसे निकाल ली? ये मैंने कंट्राडिक्शन दूर करके निकाल ली। अभी आपको क्या लग रहा होगा, जी ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया। ठीक है कि नहीं? कोई लंबा नहीं है, ये तो अभी एक्स वाई जेड यू वी थी ना, तो इसलिए आपको उटपटांग लग रही है। लेकिन जब यहां पर संख्या आएंगी तो कोई मुश्किल नहीं बनेगी, इजी होगी। ठीक है? करके दिखाऊंगा आपको।
अच्छा, आप ये चाहते हो कि नहीं जी ये तो मजा नहीं आया इसमें, तो भाई दूसरी ट्रिक लगा लो, फिर अपना दूसरा फार्मूला भी तो बताया था, तो उसको देख लेते हैं भाई। देखो वापस लिख देता हूं, तो सेकंड का थर्ड पार्ट मैं वापस लिख रहा हूं। तो पी क्यू की रेशो कितनी थी भाई, एक्स वाई थी। क्यू आर की रेशो कितनी थी आपकी, जेड डब्ल्यू थी, ठीक है भाई। और फिर आर एस की रेशो कितनी थी भाई, यूवी थी। अब आप कह रहे हो जी ना बगैर कंट्राडिक्शन दूर करे बताओ, ठीक है भाई। तो बगैर कंट्राडिक्शन दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था एक टर्म्स कंडीशन है, वो जांच करनी है उसकी, तो उसको चेक करना है। तो भाई क्यू पे खत्म क्यू पे शुरू, आर पे खत्म आर पे शुरू, ठीक है भाई मेरी ट्रिक लग जाएगी। नहीं होती तो मैं करता, जैसे मान लिया यहां पर आर क्यू होता तो मैं उसको क्यू आर कर देता, पलट देता, तो मेरी अरेंज हो जाती, जिस पे खत्म उस पे शुरू हो जाती, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये पहले से अरेंज है, अच्छी बात है। 90% अरेंज मिलेगी, 10% वो चेंज करेगा, ठीक है। तो अब मेरा फार्मूला क्या है भाई कंबाइन रेशियो निकालने का, तो पी क्यू आर एस की मुझे रेशियो निकालनी है। तो अभी मैंने बताया था आपको फार्मूला क्या था, तीन एंटीसीडेंट हैं, पहला ये एंटीसीडेंट ये कंसीक्वेंट, ये एंटीसीडेंट ये कंसीक्वेंट, ये एंटीसीडेंट ये कंसीक्वेंट। तो फार्मूला क्या है, ए सी ए सी सी सी, ठीक है कि नहीं। तो मैं एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट वाला फार्मूला लगा देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तीन ए लिख लिए, पहला ए सी बना दिया, उसके बाद अगला ए भी सी बना दिया, फिर अगला ए भी सी बना दिया। ऐसे कितने एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट हो, यही पैटर्न फॉलो करना है आपने, तो अपने आप फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी बात, क्लियर है। तो अब मैं ए यानी कि एक्स जेड यू, तो ये हो जाएगा एक्स जेड यू। फिर सी ए यानी वाई जेड यू, ठीक है भाई, वाई जेड यू। फिर सी सी ए तो वाई डब्ल्यू और यू, क्लियर, सी सी ए, ठीक है कि नहीं। सी सी ए का मतलब पहले वाला कंसिक्वेंट, फिर दूसरे नंबर पे है सी तो दूसरे वाला कंसिक्वेंट, फिर ये तीसरे नंबर पे ए है तो तीसरे वाला एंटीसीडेंट, ठीक है कि नहीं। फिर सी 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 तीनों कंसिक्वेंट की गुणा, तो वाई डब्ल्यू यू वी, ठीक है कि नहीं। तो वाई डब्ल्यू और वी, समझ में आ गई होगी बात। तो भाई ये इजी था। अब पीछे भी यही रेशो थी, चेक कर सकते हो, पीछे भी यही आई थी, क्या आई थी, एक्स जेड यू वाई जेड यू वाई डब्ल्यू यू वाई वी डब्ल्यू, ठीक है कि नहीं। यहां भी यही आई, एक्स जेड यू वाई डब्ल्यू यू और वाई वी डब्ल्यू को या वी डब्ल्यू वी को, एक ही बात, क्लियर। तो अब पी एस की पूछ लेता, पी एस की, तो भाई बीच वाले हम छोड़ देंगे, ये बीच वाले छोड़ देंगे। तो पी एस मतलब पहला और आखिरी, तो फिर क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी एक्स जेड यू और भाई वाई डब्ल्यू वी या वाई वी डब्ल्यू कह लो, एक ही बात है। आगे पीछे तो कर सकते हैं गुणा में। तो ये क्या हो गया, पहले और आखिरी की पूछे तो सीधा ए और भाई सी, ये याद रखना है। तो भाई बगैर कंट्राडिक्शन दूर करे भी रेशो निकाल सकते हो, और भाई कंट्राडिक्शन दूर करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करोगी, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर 24वें क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, ठीक है कि नहीं, तो 24वें क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं एक बार, ठीक है, वैसे तो करवा ही दिया, दोबारा देख लो, ठीक है। तो वही है, भूल के भी ये काम तो आपने करना नहीं, क्या ए की रेशो आपने 3 नहीं कहनी और सी की रेशो आपने 9 नहीं कहनी, जबकि दिखाई दे रही है पर नहीं कहनी, ठीक है। तो किसी भी हालत में 1 3 आप नहीं कहोगे, किसी भी हालत में नहीं कहोगे, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा तरीका, कंट्राडिक्शन दूर कर लो भाई, कंट्राडिक्शन बी की रेशो में है तो बी की रेशो सेम बना लो। तो मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये कैंसिल, तो देखो कंट्राडिक्शन दूर हो गई। बी की रेशो यहां भी 8 यहां भी 8, तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई ए सी की रेशो कितनी होगी, ए की रेशो 6 आ गई, ठीक है कि नहीं। और भाई सी की रेशो कितनी आ गई, सी की रेशो 9 आ गई। तो काटूंगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है कि नहीं। तो मेरा फोर्थ आंसर आ गया, समझ में आई बात। तो एक तो हो गया कंट्राडिक्शन दूर करके, बगैर कंट्राडिक्शन जो मैंने अभी बताया है आपको, तो बगैर कंट्राडिक्शन देख लोगे, ठीक है कि नहीं। तो मुझे कंबाइन रेशो निकालनी है ए बी सी की, तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया भाई, क्या फार्मूला है आपका, ए, 2 एंटीसीडेंट है ना मेरे पास, तो ये ए है ये सी है, ये ए है ये सी है, तो ए सी, क्लियर। अब मुझे बी की तो निकालनी ही नहीं, बी की तो निकालनी ही नहीं, तो इसको तो छोड़ दूंगा, तो मुझे तो ए सी की निकालनी है सिर्फ।
तो ए सी सी, ए मतलब 3 गुणा 8, और भाई सी सी मतलब 4 गुणा 9। ठीक है, तो काट दो भाई, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो भाई 2 3 आ गई। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है कि नहीं। तो भाई आपकी मर्जी, कंट्राडिक्शन दूर करते हो या फिर ये अपना फार्मूला लगाते हो, ए सी ए सी सी। ठीक है, तीनों की पूछे ए सी ए सी सी, और मतलब पहले और आखिरी की पूछे तो ए सी सी। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, बढ़िया ढंग से समझा दिया भाई मैंने आपको। एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे रिवर्स करके देख लेना, पोज कर करके देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आ जाते हैं आगे। और ये बात आपने भूलनी नहीं है भाई किसी भी हालत में, ये बात किसी भी हालत में आप नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में भी काम आनी है। तो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ 4 लिखवानी है, वो चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और चैप्टर में भी यूज होगी। वो आप बार बार रिवाइज करते रहोगे, ठीक है, उनको याद करते रहोगे, उनको भूलना नहीं है, वरना उसके बेस पे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अटकेंगे फिर आपके। तो कह रहा है ए बी की रेशो 5 7, सी बी की रेशो 11 6, ए बी सी की बतानी है। तो भाई ये ए है, ये ए है, ए का मतलब ये वाला ए नहीं, ए का मतलब एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ए सी, ये एंटीसीडेंट, ये कंसीक्वेंट, तो ये आपका एंटीसीडेंट, ये कंसीक्वेंट। ठीक है, फिर ये आपका, बस 2 ही थे यहाँ पर। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं। तो ये 2 एंटीसीडेंट हैं, इस ए को नहीं देखना, मैं एंटीसीडेंट की बात कर रहा हूं। तो ये एंटीसीडेंट, ये कंसीक्वेंट, ये एंटीसीडेंट, ये कंसीक्वेंट। तो ए बी सी की रेशो कैसे निकलेगी भाई? ठीक है, ए सी सी। फिर ए का मतलब ये मत सोचना ये ए है 5 तो 5 गुना 5 है, ए का मतलब एंटीसीडेंट, तो पहले वाला एंटीसीडेंट 5, दूसरे वाला एंटीसीडेंट 11, तो 5 गुना 11। ठीक है भाई, फिर सी ए, तो सी ए मतलब पहला कंसीक्वेंट, दूसरा एंटीसीडेंट, तो 7 गुना 11। ठीक है, फिर आपका सी सी, तो पहला कंसीक्वेंट, दूसरा कंसीक्वेंट, यानी 7 गुना 6, तो भाई 55। ठीक है, 77 और भाई 42। ठीक है कि नहीं, तो ये आपकी रेशो आ गई है। ठीक है कि नहीं, तो कट रहा है भाई क्या कुछ? एक मिनट देखता हूं क्या गड़बड़ कर दी। 55 77 42। ठीक है, एक बार दोबारा देखता हूं। ए बी की रेशो 5 7, और भाई अच्छा हाँ देखा, बिल्कुल सही हो गया भाई, मेरे भी ध्यान नहीं दिया मैंने, तो बिल्कुल बड़ी एग्जाम्पल मिल गया है। तो जो मैं सोच रहा था वही एग्जाम्पल आ गया है, और यही गलती होती है, मेरे से भी हो गई। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने फ्लो में। तो देखोगे, मैंने कहा था ये ट्रिक तभी कामयाब होगी, ये ट्रिक तभी कामयाब होगी भाई जब बी पे खत्म हो, बी पे शुरू हो। तो बी पे शुरू कहाँ है भाई? बी पे तो ये क्या है, बी पे तो खत्म है, बी पे शुरू है नहीं। तो बी पे, यहां बी पे खत्म है, तो बी पे शुरू होनी चाहिए थी। तो अब अपनी ट्रिक फेल हो गई, तो ये आपका गलत है भाई, ऐसे मत करना किसी भी हालत में, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पर बी पे खत्म है तो बी पे शुरू करना होगा भाई। तो मैं क्या करूंगा, बी पे जब शुरू करूंगा, बी पे खत्म बी पे शुरू, तो भाई ये देखो बी सी की रेशो 6 11 हो जाएगी। समझ में आई बात? तो बी पे खत्म है, बी पे शुरू, तो 6 11 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं निकाल सकता हूं एबीसी की ट्रिक के द्वारा। ठीक है कि नहीं, तो ए सी सी। ठीक है भाई, तो हो सकता है जैसे नन ऑफ दिस भी हो सकता था। ठीक है कि नहीं, तो कई बार हो जाती है भाई गलती, तो मैंने भी यही सोचा कि वो हो सकता है नन ऑफ दिस हो। फिर नन ऑफ दिस हो तो चेक कर लेना चाहिए। तो जब मैंने चेक किया तो भाई मेरे को पता चल गया कि भाई ये तो रिवर्स है, ये तो रिवर्स है कि बी पे खत्म है, बी पे शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब भाई हमने क्या किया, हमने बी पे खत्म थी, बी पे शुरू कर लिया, अरेंज कर लिया ना, इसको पलट लिया। ये सी बी था, मैंने बी सी कर लिया, तो सी बी 11 6, तो बी सी 6 11 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो अब ए सी सी लगाऊंगा मैं, तो ए मतलब 5 6 30, और सी ए लगाऊंगा तो 7 6 42, और सी सी लगाऊंगा तो 11 37 73। समझ में आ गई बात? तो 30 42 73 आंसर आ गया आपका, सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, आप कहते हो जी नहीं,
इस ट्रिक में तो फिर यही गड़बड़ है कि अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आपको बताया था भाई कंट्राडिक्शन दूर कर लो। तो दूसरा तरीका क्या है, कंट्राडिक्शन दूर कर लो। नहीं ये सही है भाई, ये मत मानना कि ये गलत है, ये सही ट्रिक है, लेकिन बस अरेंज ही करना है। और मैंने कहा 90% क्वेश्चनों में तो अरेंज मिलेगा, सिर्फ 10% क्वेश्चनों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर कंट्राडिक्शन दूर करनी है वो भी जान लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो बी की रेशो यहां 7 है और बी की रेशो यहां 6 है, तो मैं इसको सेम कर लूंगा। ठीक है कि नहीं, तो क्या करूंगा, एक दूसरे से गुणा कर लूंगा, इसको 6 से गुणा करूंगा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, और भाई इसको क्या करूंगा, इसको 7 से गुणा कर लूंगा, 77 और 42। तो आप ये देखोगे कि बी की रेशो यहां भी 42 हो गई, यहां भी 42 हो गई, कंट्राडिक्शन दूर हो गई। तो अब मुझसे पूछा है ए बी सी की रेशो बताओ, तो ए की रेशो कितनी है, 30 है भाई। ठीक है कि नहीं, ए बी सी की रेशो बताओ, ए की रेशो 30 है और बी की रेशो यहां 42, यहां भी 42, तो बी की 42 हो गई, और सी की आपकी इधर, ये सी था आपका इधर पहले वाला, तो ये सी आपका 77 है, तो सी की 77 हो गई। तो 30 42 77 दूसरा आंसर आ गया। अब आप देखोगे कि कंट्राडिक्शन दूर करके बेटर है या अरेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ए सी सी वाला फार्मूला बेटर है। आपको डिसाइड करना है, मैंने दोनों तरीके बता दिए भाई। ठीक है कि नहीं, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, कभी तो मैं कंट्राडिक्शन दूर कर लूंगा, कभी मैं ट्रिक कर लूंगा। अरेंज करना पड़ा तो भाई फिर मैं कंट्राडिक्शन दूर कर लूंगा, और बगैर अरेंज करे दे रखा है उसने, मतलब पहले से अरेंज उसने करके दे रखा है, मुझे बगैर मतलब अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो उस केस में फिर मैं ए सी सी पर फाड़ने पर चला जाऊंगा। तो वो आपकी मर्जी है भाई क्या करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो ये प्रॉपर्टी थी समझ में आ गई, क्योंकि देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये बढ़िया होया कि वही एग्जाम्पल मिल गया जो मैं सोच रहा था कि भाई अगर वो अरेंज ना करे तो फिर हमें करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, तो बी पे खत्म है, बी पे शुरू होनी चाहिए, तो ये अच्छी बात होगी कि अगला एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, तो उसमें ये कई बार एग्जामिनर कर देता है, तो हमसे गलती हो सकती है, तो वो गलती आपसे ना हो, इस चीज का ध्यान रहे। ए की वैल्यू है बी बाई 3। ठीक है कि नहीं, ए की वैल्यू क्या है, बी बाई 3 है। देखो भाई बी बाई 3 का मतलब, बी बाई 3 का मतलब है बी मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है कि नहीं, तो ये बी इधर आ जाएगा नीचे, ए बी वाले एक तरफ कर लो, उधर बच गया 1/3। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, आगे मैं सीधा कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है कि नहीं, फिर उस टाइम समझ जाना है आपने भी कि भाई मैंने कैसे किया। अभी तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं प्यार से। ठीक है कि नहीं, तो एक एक चीज बता रहा हूं। तो फिर b इज इक्वल टू सी बाई 2, तो b को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, c/2 या c इंटू 1/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है कि नहीं, c इंटू 1/2 लिखूंगा तो भी c/2 ही आना है। तो मैं क्या करूंगा, इस c को इधर ले आऊंगा, b बाई सी इज इक्वल टू 1/2। तो क्या किया मैंने वेरिएबल एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर ली। ठीक है कि नहीं, ए बी वाली संख्या एक तरफ कर ली, बाकी उधर कर ली। अब a बाई बी का मतलब क्या है, a बाई बी का मतलब a रेशो b है, और 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 है। फिर b बाई सी का मतलब क्या है, b रेशो सी है। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 है। अपोन का मतलब डिवाइड ही तो होता है भाई। ठीक है कि नहीं, और डिवाइड का मतलब रेशो होता है, तो b बाई सी या 1/2 या 1/2 एक ही बात है। तो ये क्या है भाई, देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको ए सी सी लगाना है तो भाई जिस पे खत्म है उस पे शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल हो रही है, तो अब आप लगा सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं है। तो ए बी सी की रेशो आ गई आपकी, क्या आ गई, फार्मूला लगा लोगे, ए सी सी। तो ए मतलब पहला एंटीसीडेंट और दूसरा एंटीसीडेंट 1, सी ए पहला कंसिक्वेंट और दूसरा एंटीसीडेंट, तो 3 गुणा 1 3, और भाई सी सी पहला कंसिक्वेंट दूसरा कंसिक्वेंट, 3 गुणा 2 6, 1 3 6 की रेशो आ गई। ठीक है कि नहीं, तो आंसर आपका चौथा आ गया। ठीक है, आप चाहते हो कि जी बगैर ये फार्मूले के कराओ, तो भाई कंट्राडिक्शन दूर कर लेते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कंट्राडिक्शन दूर कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहीं कर लेता हूं भाई। तो यहां बी की रेशो 3 है, यहां बी की रेशो 1 है, तो कंट्राडिक्शन है, सेम कर लो, यहां 3 है तो यहां भी 3 बना लो। तो मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूं, ऊपर नीचे क्या दिक्कत है भाई, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लूंगा, 3/6। तो देखो बी की रेशो यहां भी 3 बन गई,
अरे यहाँ भी 3 बन गई, कंट्राडिक्शन दूर हो गई, तो a की रेशो 1, ठीक है, a की रेशो 1 एक ही ऑप्शन में है, और भाई b की रेशो 3, तो b की रेशो 3, और c की रेशो आपकी ये 6 आ गई है, तो 6 तो 1 3 6 आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने दो तरीके से कराया आपको, एक तो मैंने फार्मूला लगाकर AACACC, ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैंने कंट्राडिक्शन दूर करके रेशो निकाल ली। एक तीसरा भी तरीका है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से देख लोगे भाई, अगर आप बाय ऑप्शंस करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहली बात पकड़ ली, वो बोला ए जो है ना बी का 1/3 है, तो ए बी का 1/3 किस ऑप्शन में है, देखो 3 इसका 1/3 है, नहीं है तो 3 गुना है, कट गया। तो ये देखो 2, ये 2 1/3 है, नहीं है, कट गया, ठीक है कि नहीं। तो क्या ये 1/3 है, ये भी नहीं है, तो ये 1/3 है, देखो ये जो 1 है ये 3 का कितना है, 1/3 है, ठीक है कि नहीं, तो चौथा आंसर आ गया। तो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक और तरीका बता दिया ऑप्शन से करने का, आपकी मर्जी है भाई कैसे करोगे, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन क्या है कि भाई दूसरा तरीका हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ रेशो ही पूछेगा, तो क्वेश्चन तो और भी आगे बढ़ाएगा, तो वहां पर रेशो तो ऑप्शन में होगी नहीं, रेशो तो हमें खुद बनानी पड़ेगी, तो बनानी हमें आनी चाहिए। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बी की रेशो 1:3 है। अब देखो यहां पर 3 एंटीसीडेंट आ गए हैं, पहला एंटीसीडेंट, दूसरा एंटीसीडेंट, तीसरा एंटीसीडेंट, पहला कंसिक्वेंट, दूसरा कंसिक्वेंट, तीसरा कंसिक्वेंट, ठीक है कि नहीं। 3 एंटीसीडेंट 3 कंसिक्वेंट, वो कंबाइंड रेशो पूछ रहा है एबीसीडी की, और ध्यान रहे जिस पे खत्म है उसी पे शुरू है, सी पे खत्म है सी पे शुरू है। ट्रिक लग सकती है भाई, लगा लूंगा, क्या करूंगा, ए CAA CCA और CCC, क्लियर है भाई, लगा देता हूं। तो भाई ट्रिपल ए मतलब एंटीसीडेंट 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 की गुणा, पहला एंटीसीडेंट ए का मतलब जो शुरू में ए है पहले वाला एंटीसीडेंट, दूसरे नंबर पे ए है दूसरे वाला एंटीसीडेंट, तीसरे नंबर पे है तीसरे वाला कंसिक्वेंट। तो तीनों कंसिक्वेंट की एंटीसीडेंट की गुणा कर दोगे आप, तो 1 5 और 9 की गुणा कर दूंगा भाई, 1 5 9 की गुणा करूंगा। अच्छा ध्यान रहे यहां गलती पता है क्या होगी, यहां गलती यही होगी जब मैं ए सी कह रहा हूं ना, तो आप ये वाला ए और ये वाला सी सोच जाओगे ना। जो रेशो में पहली रेशो है वो है ए, जो दूसरी रेशो है वो है आपका सी, ठीक है कि नहीं। तो तीनों ए की गुणा 1 और 5 और 9, समझ में आई बात। और CAA तो मतलब पहले वाला कंसिक्वेंट, सी का मतलब ये मत सोचिए 7, सी का मतलब है पहला कंसिक्वेंट यानी 3। अरे भाई पहला, अब दूसरे नंबर पे ए आ गया है तो दूसरे वाला एंटीसीडेंट लेना आपने, दूसरे वाला एंटीसीडेंट 5 है आपका, ठीक है। तीसरा एंटीसीडेंट, तो तीसरा एंटीसीडेंट 9 है। फिर CCA पहले दो कंसिक्वेंट 3 और 7, ठीक है कि नहीं, 3 और 7। और भाई तीसरे नंबर पे है ये एंटीसीडेंट, तो तीसरे वाला एंटीसीडेंट आपका 9, ठीक है। फिर आपका CC तीनों सी की गुणा करनी है, तीनों कंसिक्वेंट की गुणा करनी है, 3 गुणा में 7 गुणा में आपका 7। समझ में आ गई बात भाई। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मैं कौन से ए और सी की बात कर रहा हूं, मैं इस ए की बात नहीं कर रहा, यहां तो PQ भी हो सकता है, यहां तो XY भी हो सकता है, मैं जो पहली रेशो है उस की बात कर रहा हूं, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं शॉर्ट में, मैं उसको ए कह रहा हूं। जो सेकंड रेशो है उसको कंसिक्वेंट बोलते हैं, उसको मैं शॉर्ट में सी कह रहा हूं। तो ये जो मैं AACCC लिख रहा हूं इसका मतलब फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो है, ठीक है। तो अब काट लो भाई, अगर कुछ कटता है तो कट रहा है मेरे ख्याल से, ये कट जाएगा आपका। तो ये देखो 3 से कट गया, 3 3 9, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया और ये 3 कट गया, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये अपनी गुणा कर दो भाई, तो कुछ नहीं कट रहा, 5 3 15, अरे भाई 5 निम 45, अरे भाई 7 निम 63, और भाई 7 7 49। तो 15 45 63 49 की रेशो आ गई भाई 27वें क्वेश्चन में, यानी कि पहला आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने फार्मूले से ट्रिक के द्वारा आपको बता दिया, मगर इसकी फिर दोबारा बता रहा हूं भाई, इस ट्रिक को लगाओगे, जब आप इस फार्मूले को लगाओगे तो टर्म्स कंडीशन है कि जिस पे खत्म है उसी पे शुरू होनी चाहिए, जिस पे खत्म है उसी पे शुरू होनी चाहिए, वरना फिर ये फेल हो जाएगी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, तो या तो आप उसको फिर
अरेंज करो और फिर लगाओ, या फिर कंट्राडिक्शन से भी कर सकते हो। तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको। मुझे तो कंसेप्ट क्लियर करना है पहले आपका, ठीक है, फिर आपको जो सूटेबल लगे वही कर लेना, सिचुएशन देख लेनी है क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूं भाई, कंट्राडिक्शन दूर कर लेता हूं। सी की रेशो यहां 7 है, यहां 9 है, ठीक है कि नहीं। अब सी की रेशो 7 लूं कि 9 लूं, ठीक है, 7 लूंगा 9 बुरा मानेगा, 9 लूंगा 7 बुरा मानेगा। तो हम ऐसा काम कर लेते हैं, कोई भी बुरा ना माने तो सेम बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा, एक दूसरे से गुणा कर दो, 9 की इससे कर दो भाई, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। और भाई 7 की इससे कर दो, तो 7 नीम 63 और 7 सत्ते 49। ये जो 7 था यहां लिख देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो 7 से गुणा करूंगा तो 7 नीम 63, 7 सत्ते 49। तो सी की रेशो सेम हो गई 63। तो सी की कंट्राडिक्शन दूर हो गई, लेकिन बी की कंट्राडिक्शन तो अभी भी दूर नहीं हुई। बी की यहां 45 बन गई है, यहां 3 है। तो मैं क्या करूं, यहां 45 है तो यहां भी 45 बनाने के लिए 15 से गुणा कर लेता हूं। तो 15 तिया 45, 15 एकम 15। आप कहोगे जी एक दूसरे से बताई थी आपने, एक दूसरे से क्या जरूरत है, मुझे तो सेम बनानी है ना। यहाँ 45 है, यहाँ 3 है, तो इस चीज को कर दूंगा गुणा, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, सेम बन गई, ठीक है कि नहीं। तो ए की रेशो 15 आ गई, और भाई बी की रेशो 45 आ गई, सी की रेशो 63 आ गई, डी की रेशो 49 आ गई। पहला आंसर आ गया। तो कैसे करोगे, कंट्राडिक्शन दूर करके करोगे या जो फार्मूला बताया उस फार्मूले से करोगे, आपकी मर्जी। क्लियर है, फार्मूले में बाउंडेशन है, बेसिक में कोई बाउंडेशन नहीं, आपकी मर्जी है। अब कौन सी आपकी चॉइस है वो आपने देख लेना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बगैर प्रैक्टिस भाई दोनों ही मुश्किल हैं, ठीक है कि नहीं। जब प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। और तीसरा तरीका भाई, तीसरा तरीका ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे उसने बोला बी ए का 3 गुना है, तो बी ए का 3 गुना यहां पर है, यहां तो है नहीं, कट गया। बी ए का 3 गुना कित है, कट गया। बी ए का 3 गुना कित है, कट गया। एक ऑप्शन में था, आंसर आ गया। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चन जो आएगा पेपर में उसमें रेशो पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है। तो उस टाइम तो रेशो में बनानी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं बनानी सिखा रहा हूं। ये नहीं है कि सिर्फ इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, फिर तो ऑप्शन से कर सकते हो। आगे इसमें और भी चीज घुमाएगा वो एग्जामिनर, तो फिर वहां पर रेशो में खुद निकालनी पड़ेगी। तो सीखना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपका, मुझे लगता है। तो आगे चलते हैं भाई, 28वां क्वेश्चन। ए बी की रेशो 8-15 है, डी सी की 5-4 है। अरेंज करना पड़ेगा। देखो बी पे खत्म है, बी पे शुरू नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर फार्मूला नहीं लगेगा आपका, तो मैं अरेंज कर लेता हूं भाई। ए बी की रेशो है आपकी 8-15, तो भाई बी सी की रेशो लूंगा, क्योंकि बी पे खत्म है, बी पे शुरू होना चाहिए। तो बी सी की रेशो कहां है, देखो बी सी की रेशो यहां है, तो ये सी भी दे रखा है 8-5, मैं उल्टा कर दूंगा 5-8 हो जाएगा। तो बी सी की रेशो होगी 5-8। फिर सी पे खत्म है, सी पे शुरू होना चाहिए, तो सी डी की रेशो कितनी हो गई, सी डी कहां है, सी डी यहां है, तो सी बाद में है, तो सी की रेशो 4 हो गई, और डी आपका 5 था, तो डी की रेशो 5 हो गई। तो मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ए डी की निकालनी है, ठीक है कि नहीं। बीच के खा जाने हैं बीसी, तो ए डी की निकालनी है, फर्स्ट लास्ट की निकालनी है। तो फार्मूला क्या था, ए और सी सी सी, ठीक है कि नहीं। ए सी सी कर दो भाई। ए का मतलब पहले अड़े एंटीसीडेंट, दूसरे एंटीसीडेंट और तीसरे एंटीसीडेंट की गुणा, तो 8 गुणा में 5 गुणा में 4 कर दूंगा। और सी 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 मतलब पहला कंसिक्वेंट, दूसरा कंसिक्वेंट, तीसरे कंसिक्वेंट की गुणा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई आपने गुणा करनी नहीं है भाई, कदे गुणा कर दो, गुणा लिखनी है बस। गुणा करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, गुणा लिखनी है बस, फिर कट जाएंगी ये, ठीक है कि नहीं। हाँ ना कटे तो फिर कर देना। तो पहले गुणा लिखोगे सिर्फ, तो ए तो तीनों एंटीसीडेंट की गुणा लिख दी, फिर सी 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 तीनों कंसिक्वेंट की गुणा लिख दूंगा। 15 गुणा में 8 गुणा में 5, ठीक है। अब काट लो भाई, तो 8 से 8 कट गया, ठीक है कि नहीं। 5 से आपका 5 कट गया, तो 4-15 की रेशो आ गई भाई। कितने की आ गई, 4-15 की रेशो आ गई। तो मैंने क्या किया, पहले अरेंज किया और फिर अपना फार्मूला लगा दिया। और आप ये चाहते हो कि जी नहीं हम तो भाई कंट्राडिक्शन दूर करके करेंगे, तो कंट्राडिक्शन दूर करके बता देता हूं भाई। कंट्राडिक्शन से देख लो, तो देखो भाई यहां बी की कंट्राडिक्शन, यहां 15 है बी, और यहां बी आपका क्या कहते हैं 5 है। तो मुझे ये सेम करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद सी की कंट्राडिक्शन देखोगे आप, तो सी मेरा यहां 8 है और यहां मेरा सी 4 है, तो मुझे ये सेम करना पड़ेगा।
तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले मैं बी को सेम कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो बी को सेम कर लेता हूं, एक काम कर लेता हूं भाई, ये जो 5 है यहां से काट के ए यहां लिख लेता हूं, ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे। तो सी बी की रेशो 8:5 है, सी बी की रेशो यहां 15, तो यहां भी 15 बना लेता हूं। एक दूसरे से गुणा कर सकते हो पर जरूरत क्या है, यहां 15 है तो यहां 3 से गुणा करूंगा तो ही 15 हो जाएगा, तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं भाई। तो जैसे ही मैं इसको 3 से गुणा करूंगा ये सेम हो जाएगा। तो करता हूं भाई, 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो आप देखोगे भाई बी की रेशो यहां 15 और बी की रेशो यहां भी 15 सेम हो गई। अब सी की ओर कर लेता हूं, तो सी की सेम करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी की रेशो यहां 24 है, यहां 4 है, तो इसको 6 से गुणा कर लेता हूं भाई, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो आप ये देखोगे सी की रेशो यहां भी 24 यहां भी 24 सेम हो गई, बी की भी रेशो सेम हो गई, सी की भी हो गई, मतलब कंट्राडिक्शन दूर हो गई। पूछी क्या थी, एडी की रेशो, तो एडी की रेशो पूछिए, ए की तो 8 ही है भाई, ठीक है कि नहीं, ए की तो 8 ही है, और डी की कितनी बन गई, डी की आपकी 30 बन गई। तो 8 30 काटूंगा 2 से, तो 2 चौक 8, 2 से काटूंगा 15, तो मेरा 4 15 आंसर आ गया। बात समझ में आई भाई, ठीक है कि नहीं। तो आप ये देखोगे पहले जब मैंने निकाल ली थी, पहले कितनी आई थी, पहले भी 4 15 ही आई थी, तो आंसर आपका सेम आ गया, कोई भी फर्क पड़ नहीं रहा भाई। तो आपकी मर्जी है भाई, कंट्राडिक्शन दूर करके निकालोगे रेशो या फाड़ने से निकालोगे, आपकी चॉइस है, मेरा काम समझाना है, ठीक है कि नहीं। दोनों तरीके आने चाहिए, कभी कोई सी आसान रहेगी कभी कोई सी आसान रहेगी, तो दोनों सीख लोगे तो बेटर है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 29वां क्वेश्चन, ए बी की रेशो 1/2 3/8 दे रखी है, बी सी की दे रखी है, अरेंज है भाई, पहले से अरेंज है, बी पे खत्म है बी पे शुरू है, सी पे खत्म है सी पे शुरू है, पहले से अरेंज है, कोई भी समस्या आने वाली नहीं। बस ये जो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में से हटा लो आप, तो मैं फ्रैक्शन में से हटा लेता हूं, फ्रैक्शन में से हटाना आपको सिखाया था। ए बी की रेशो दे रखी है 1/2 और 3/8, तो मैं काम कर लेता हूं, एलसीएम आया 8, तो मैं 8 से जब गुणा करूंगा तो 8/2 4 हो जाएगा, और जब 8 से गुणा करूंगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर, तो ए बी की रेशो 4 3 आ गई। फिर बी सी की रेशो फ्रैक्शन में से खत्म कर लो भाई, फ्रैक्शन में से खत्म करोगे तो इजी रहेगा, डायरेक्ट अपना फार्मूला मत लगाना, फ्रैक्शन में से खत्म करके लगाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो बी सी की रेशो है 1/3 5/9, 1/3 5/9, तो मैं क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, 9 9 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5। फिर सीडी की रेशो निकाल लेता हूं भाई, तो सीडी की रेशो निकाल लूंगा तो ये देखो 5/6 और 3/4 दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको फ्रैक्शन में से खत्म कर लूंगा, इस कैल्शियम ले लेता हूं, 6 और 4 कैल्शियम मेरा 12 आया, तो 12 से गुणा करूंगा ना जब, तो 12 पंजे 60/6 10 हो जाएगा। फिर जब मैं 12 से गुणा करूंगा, 12 तिया 36/4 9 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाई रखा है, देख लेना पिछली वीडियो, ठीक है कि नहीं। जब इनवर्स रेशियो बताई थी तो आपको बताई थी कि वह फ्रैक्शन में से कैसे खत्म होती है। तो भाई मैंने फ्रैक्शन में से खत्म कर ली। अब कंबाइन रेशो पूछी है चारों की एबीसीडी, तो चारों की कंबाइन रेशो के लिए फार्मूला लगा सकते हो, क्यों, जिस पे खत्म है उसी पे शुरू है, जिस पे खत्म है उसी पे शुरू है, अरेंज है पहले से, ठीक है कि नहीं। तो अब हमें फार्मूला ही लगाना ज्यादा बेटर समझूंगा, और अगर आप कंट्राडिक्शन दूर करके करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, दोनों बता दूंगा भाई मैं। तो ए बी सी डी की रेशो ए, ठीक है कि नहीं, ए 4 3 गुणा 10, ठीक है कि नहीं। फिर सी ए तो 3 गुणा 3 गुणा 10, ठीक है। फिर सी सी ए 3 पंजे 10, ठीक है कि नहीं, 3 गुणा 5 गुणा 10, ठीक है। फिर उसके बाद सी 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 3 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है, ये लिख लिया भाई। काटना चाहो काट लो, कटता होगा तो काटना है भाई जरूर। तो कट गया भाई, 3 तो कट ही रहा है, 3 से काटूंगा, 3 कट गया, हर एक में है 3, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखना है और क्या है, 5 है भाई, हर एक में 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 और 5, ठीक है। तो अब और कुछ कट नहीं रहा, क्योंकि 2 जो है उसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 उसमें नहीं है, तो सीधी गुणा कर देता हूँ 8, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9। 8 6 10 9 की रेशो आ गई भाई, सी आंसर आ गया। क्लियर है। और अगर आप चाहते हो कि जी कंट्राडिक्शन दूर करके करना है, तो कंट्राडिक्शन दूर करके बता देता हूं भाई, आपकी मर्जी, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो देखोगे कंट्राडिक्शन दूर करके, तो देखो भाई सी की रेशो यहां 10 है और यहां 5 है, तो सेम कर लेता हूं, तो इसको मैं 2 से गुणा कर लेता हूं भाई। तो जैसे ही 2 से गुणा करूंगा कंट्राडिक्शन दूर हो जाएगी, 2 तिया 6 2 पंजे 10, सेम हो गई 10 10।
अब यहाँ b की रेशो 6 हो गई है तो यहाँ भी 6 बना लेता हूं, तो इसको 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो पहले वाली कैंसिल हो जाएगी, जो हमने गुणा करके कंट्राडिक्शन दूर करी है वो मानी जाएगी, पहले वाली छोड़ दोगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो भाई, a की रेशो 8 आ गई, b की 6 आ गई, c की 10 आ गई, d की 9 आ गई, तो 8 6 10 9 आ गई। तो देखो अब आप कहोगे कंट्राडिक्शन से ज्यादा आसान पड़ा। भाई कोई क्वेश्चन कंट्राडिक्शन से आसान पड़ेगा, कोई क्वेश्चन फाड़ने से आसान पड़ेगा, तो ये आपने देख लेना है भाई, सिचुएशन के हिसाब से चले जाना है। और ये सिचुएशन पहचाननी भाई प्रैक्टिस से आएगी, धीरे धीरे आएगी, आज एकदम से नहीं आएगी। तो जब 15-20 क्वेश्चन या कोई एक बुक कंप्लीट कर लोगे, आप पूरा एक कोर्स कर लोगे, ठीक है कि नहीं, तो रेशो के जब 50-100 क्वेश्चनों में से निकल जाओगे तभी ये पहचान नहीं आएगी भाई, एकदम से नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले तो अभी सीख लो भाई, समझ में आई बात, अभी सीखना जरूरी है। आगे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन देख, 30वां क्वेश्चन है भाई। 30वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कंपाउंडेड रेशो क्या है? कंपाउंडेड रेशो, कंपाउंडेड रेशो का फार्मूला होता है भाई डायरेक्ट, इसको हम हिंदी में मिश्र अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। कंपाउंडेड रेशो शॉर्ट में CR कह दूं, ठीक है कि नहीं। तो क्या फार्मूला है भाई कंपाउंडेड रेशो का? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स रेशो में प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंट्स, ठीक है भाई। पूर्व पदों की गुणा, पूर्व पदों की गुणा, और भाई पश्च पदों की गुणा, ठीक है कि नहीं, पश्च पदों की गुणा। तो देखा भाई, ये जो हम फार्मूला कर रहे थे रेशो में, ए सी सी सी, मतलब एंटीसीडेंट की गुणा, कंसीक्वेंट की गुणा, वही आ गई भाई, वही आ गई, ठीक है कि नहीं। तो कंपाउंडेड रेशो यही है। यहां पर 3 एंटीसीडेंट हैं तो तीनों एंटीसीडेंट की गुणा, और भाई तीनों कंसीक्वेंट की गुणा, ठीक है कि नहीं। तो ए करूंगा 2 गुणा में 6 गुणा 11, भी गुणा करनी नहीं, सिर्फ गुणा लिख लेनी है। सी, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा में 11 गुणा में 2, ठीक है कि नहीं। एंटीसीडेंट का मतलब फर्स्ट रेशो, कंसीक्वेंट का मतलब सेकंड रेशो। तो जो जो फर्स्ट रेशो दिखाई दे रही है उनकी गुणा कर देनी है, जो जो सेकंड रेशो दिखाई दे रही है उनकी गुणा कर देनी है। काट देना है भाई, आपने क्या करना है, काट देना है। तो 11 से 11 कट गया, और भाई 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 1 की रेशो आ गई। समझ में आई बात, सेकंड आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इकतीसवें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। सिंपल क्वेश्चन है। अनुपात 5:8 में यदि पूर्व पद 40 है तो पश्च पद क्या होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो पूर्व पद 40 है, ठीक है। पूर्व पद आपको पता है एंटीसीडेंट होता है, पश्च पद आपका कंसीक्वेंट होता है। तो एंटीसीडेंट दे रखा है 5 और कंसीक्वेंट दे रखा है 8। ये तो रेशो दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, रेशो दे रखी है। अब वो कह रहा है कि भाई पूर्व पद 40 है, ये जो एंटीसीडेंट है ये 40 है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 40 से 5 कब बना होगा, सोचो। एंटीसीडेंट 40 है, रेशो 5 बन गई, तो ये 8 पे कटा तभी तो 5 बना होगा ना। तो आपको पता है रेशो तो कट कर आती है, ठीक है कि नहीं। तो 8 से कट गया, मुझे ये पता चल रहा है ये 8 से कटा है, तो इसका मतलब है कट कर तो रेशो आई है, तो गुणा कर नंबर आ जाएंगे। तो 8 से कट कर रेशो आई है, ये बात समझ में आ गई। तो जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो नंबर आ जाएंगे, 5 8 40, तो 8 8 64, तो कंसीक्वेंट 64 आ गया। बात क्लियर होगी, ठीक है कि नहीं। ये नहीं हुई तो दूसरे तरीके से कर सकते हो भाई, ऐसे कर सकते हो। एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट की रेशो 5 8 दे रखी है, ठीक है, और एंटीसीडेंट 40 है, एंटीसीडेंट 40 है, कंसीक्वेंट बताओ, ठीक है। तो अंदरवाणों की गुणा बाहरवाणों की गुणा, आपको पता है, ठीक है कि नहीं। प्रपोर्शन में बताया था भाई, जब 2 रेशो इक्वल हो, ठीक है कि नहीं, तो बताया था कि अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है। तो 5C = 40 गुणा 8, ठीक है कि नहीं।
तो मैं काट दूंगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64, तो सी की वैल्यू 64 आ गई। आपकी मर्जी कैसे करोगे भाई, ठीक है कि नहीं, आपकी मर्जी कैसे करोगे। एक और ढंग से कर सकते हो इसी क्वेश्चन को, कैसे करोगे, देखो भाई, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट की रेशो 5:8 है। क्या है, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट की रेशो 5:8 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कंसीक्वेंट बताओ, एंटीसीडेंट 40 है, तो मैं मान लूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि एंटीसीडेंट की वैल्यू है 5x और कंसीक्वेंट की वैल्यू है 8x, और एंटीसीडेंट 40 दे रखा है, तो 5x की वैल्यू 40 है तो x की वैल्यू 8 है, तो कंसीक्वेंट 8x, तो x की वैल्यू मैंने 8 निकाल ली, 8 8 64, तो कंसीक्वेंट 64 आ गया। मतलब 3 तरीके से बता दिया भाई, कितने से बता दिया, 3 तरीके से बता दिया, आपकी मर्जी, ठीक है कि नहीं। आपको जी x से तो चिढ़ है भाई, ठीक है कि नहीं, x से तो जी मजा आया नहीं, कोई बात नहीं, x की जगह आप रेशो लेके चल पड़ो, मैंने बताई थी, ये तो इन्फ्लुएंस करने वाली बात है भाई, कि कोई रेशो कह दे और कोई x कह दे, ठीक है कि नहीं। इब किसी टीचर ने कहा भाई x से कटी है ये, तो ये पहले कटने से x 5x थी और 8x थी। दूसरा टीचर बोला भाई x तो चढ़ है, ठीक है भाई मैं y दर्द हूं। दूसरा बालक ने बोला y तभी चढ़ है, फिर वो ने बोला भाई के दर्द हूं, जी मास्टर जी के तभी चढ़ है, भाई के धरू ईशा, ईशा के धरू जिससे तेने चढ़ना हो, तो x y की जगह उसने रेशो धर दिया, तो उन्होंने कहा 5 रेशो ले ले भाई, ठीक है कि नहीं। तो 5 रेशो की वैल्यू, 5 रेशो की वैल्यू 40 है, तो 1 रेशो की वैल्यू 8 है, ठीक है कि नहीं। कंसीक्वेंट निकालना है, कंसीक्वेंट मतलब 8 रेशो, तो 8 गुणा में 1 रेशो की वैल्यू 8 है, तो 8 8 64, ऐसे भी कर सकते हो भाई। x से चढ़ है, ठीक है, तो खाम खा चढ़ है, ब्रेन वॉश हो रहा है भाई आपका, ठीक है कि नहीं, किसी भी हालत में ब्रेन वॉश मत करो, ठीक है। वो यूं कह रहा है कि 5x, ठीक है, अरे एक नो के 5 रेशो, अरे भाई x की जगह r आ गया, रेशो आ गया, उस तक के फर्क पड़ना है, ठीक है। तो बात बराबर है, 3 तरीके से करा दिया है, मुझे नहीं लगता, बल्कि 4 हो गए, ठीक है नहीं, 4 तरीके से करा दिया है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। अब इन 3-4 तरीकों को मैं नाम दूंगा स्पेशल, ठीक है कि नहीं, मैं इन 3-4 तरीकों को क्या दूंगा, मैं इनको नाम दूंगा, ताकि उस नाम से जब मैं बोलूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो पहचान में आ जाए कि जी ये वाला तरीका लगाया आपने, ठीक है कि नहीं। इन 4-5 तरीके को हम नाम देंगे, ठीक है कि नहीं, और उस नाम को मैं मेथड बोलूंगा, उन मेथड को आपने नोट कर लेना है और दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है भाई। तो आ जाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जाम्पल बन जाएगा आपका एक तरह से, ठीक है कि नहीं, फिर उसके माध्यम से आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 32वां, दो संख्याओं का जोड़ 420 है और अनुपात 3-4 है, बड़ी संख्या बताओ। रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3-4, सम इज 420, ग्रेटर नंबर बताना है। क्लियर है भाई, स्टेटमेंट तो समझ में आ गई होगी। अब इसको कैसे कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं जी 4 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं, आप एक बार देख लो कौन कौन से हैं। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, अब जो मैं कह रहा था ना कि भाई 4 प्रॉपर्टी बताऊंगा, ये भाई तीसरी प्रॉपर्टी वो है, मेथड है ये, तीसरी जो प्रॉपर्टी हो मेथड है सोल्व करने के, तो ये आपकी तीसरी हो गई है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई है भाई, ठीक है। तो ये पहला पार्ट ले रहा हूं मैं, पहला पार्ट मतलब पहला मेथड ले रहा हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, इसको मैं नाम दूंगा, मैं फर्स्ट नहीं कहूंगा, मैं इसको नाम दूंगा मेथड को, ये है बेसिक मेथड। कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड, ठीक है। लो भाई, यूट्यूब के इतिहास में जान लियो, कोई नहीं बताओगा ये 4 मेथड, ठीक है कि नहीं, मैं बता रहा हूं आपने, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट टाइम है, बेशक आप खंगाल लियो, ये 4 मेथड आपने कोई नहीं बताओगा, मैं बताऊं पहली बार भाई हूं, ठीक है कि नहीं। बेशक आप जाकर देख लियो। और चौथा मेथड मेरा बनाया और है, पूरे भारत की गारंटी है, भारत में मन ने बना रखा है, ठीक है कि नहीं। मैं इसकी बात के लिए कोई वो घमंड ना करता, ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं भाई, ये कोई अलग मेथड नहीं है, मन ने बनाया हो,
चाहे और किसी ने बनाया हो। ये मेथड अलग नहीं है, एक मेथड है बेसिक मेथड जो हमारे मैथमेटिशियंस ने बना दिया, वही एक मेथड है, बस इन्फ्लुएंस करने वाली बात है। कोई इन्फ्लुएंस करके आपने दूसरा मेथड परोस दे, चाहे उसमें मैं खुद हूं भाई, ठीक है, चाहे कोई और हो, ठीक है, इन्फ्लुएंस मत हो, ब्रेन वॉश मत करो, मेथड एक का है, ठीक है, बस घुमा घुमा कर बात कहने लग रहा है टीचर, ठीक है। अब आपका जोन सी बैठ गया, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गलत से, सारी ठीक से, सबका मेथड ठीक है, सबका तरीका ठीक है, आपका जोन सी भी दिमाग में बैठ जाए उसी से करो, ठीक है। तो मैं चारों बता रहा हूं आपको, और एक उसमें मेथड मेरा यूनिक है, ठीक है, वो आप देख लेना। तो 3 मेथड तो मोस्टली टीचर कराती है, चौथा मेरा यूनिक है, उसको जानने से पहले पहला मेथड बेसिक मेथड जान लेते हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट बेसिक मेथड क्या है, अब देख लो आप। तो भाई बेसिक मेथड वही है जो एनसीईआरटी में हम करते थे भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, तो आप जान चुके हो कि जो रेशो है वो कटकर आती है। रेशो क्या आती है, कटकर आती है, ठीक है कि नहीं, कटने से पहले क्या थी, ठीक है कि नहीं। तो ये संख्या कटने से पहले क्या थी, मैं मान लूंगा भाई 3x थी, तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या मैंने लेट कर ली, वो 3x थी, x लगाओ, y लगाओ, k लगाओ, आपकी मर्जी, ठीक है कि नहीं। तो पहली संख्या 3x थी और दूसरी संख्या 4x थी। ये बात तो आपके समझ में आई गई होगी, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। जब हम 32वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं तो इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया है आपका कि भाई ये पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x, इस x को जानना है, जिस पे कटी थी उसको जानना है। तो इस x को जानने के लिए या जिस पे कटी थी उसको जानने के लिए हमारे 4 तरीके हैं, ठीक है कि नहीं। कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, बस यही समझना है, ठीक है। घुमा फिरा के हैं, बात वाई है, ठीक है, घुमा फिरा के हैं। तो अब वो कह रहा है इनका जोड़ 420 है, इन संख्याओं का जोड़ 420 है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पहली दूसरी संख्या का जो जोड़ है वो 420 है। तो पहली संख्या मैंने 3x मान ली, दूसरी मैंने 4x मान ली, तो इनका जोड़ 420 है। तो 7x 420 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। वो कह रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी कौन सी है भाई, बड़ी दूसरी तो है, 3x बड़ी होगी 4x बड़ी होगी, 3x तो छोटी होगी 4x बड़ी होगी, तो मुझे 4x निकालनी है। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 60 है, ठीक है कि नहीं, तो 240 आ गई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया पहला। अब दूसरा मेथड बता देता हूं भाई, दूसरा मेथड भी इसी से निकला है, मेन यही है बेसिक मेथड, दूसरा भी इसी से निकला है, ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ, वही हुआ, बच्चा ये बोला नहीं जी x से तो चिढ़ है, x से मत बताओ और बताओ। मास्टर ने बोला भाई x तो चिढ़ है, y ले ले। वो नु कह ना जी वाई तभी चढ़ है, नु कहा के ले ले जी, के तभी चढ़ है। तो मास्टर ने सोची के धरूं भाई, जिस तरह इसने चढ़ना हो। तो मास्टर ने बोला भाई एक्स तक चढ़ है तो रेसो ले ले, के ले ले, रेसो। तो 3 रेसो, ठीक है कि नहीं। उसने बोला दो संख्याओं का जोड़ 420 है, ठीक है। तो पहले नंबर को उसने क्या बोल दिया, वो 3x तो बोल नहीं सकता क्योंकि x तो आपने चढ़ है, तो उसने अपना नया नाम दे दिया खुद का, ठीक है कि नहीं। वो के बोला भाई 3 ये क्या है, पहला नंबर, ये पहला नंबर 3 थोड़ी ना, ये तो रेसो है। तो उसने बोल दिया पहला नंबर जी 3 रेसो, पहला नंबर क्या बोल दिया 3 रेसो। भाई के ने आरा कर दिया, एक्स की जगह आरा तो दरिया है, एक्स की जगह आरा दरिया है, लेकिन बच्चा राजी हो गया, ने बोला भाई मजा आ गया, बिना एक्स करवा दिया मास्टर ने। बात तो कुछ भी नहीं है भाई, अलग वही चीज है, ठीक है कि नहीं। तो पहला नंबर हो गया 3 आर यानी 3 रेशो। दूसरा नंबर कितना हो गया 4 रेशो, ठीक है। अब रेशो लिखो पूरा, या मैं आर लिख दूं शॉर्ट में, आप रेशो लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो 3 रेशो प्लस 4 रेशो इज इक्वल टू 420। तो 7 रेशो की वैल्यू 420, ठीक है। 1 रेशो की वैल्यू कितनी, 7 से काटूंगा 60, तो 1 रेशो की वैल्यू 60 हो गई। बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या 4 रेशो है, 1 रेशो की वैल्यू 60 होगी, तो 4 गुणा में 60 240 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका दूसरा मेथड बता दिया टीचर ने, इसको हम बोलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, नाम दे रहा हूं, इसको नाम ना दिया हो, मैं नाम दे रहा हूं आपको। ये है आपका सेकंड पार्ट, और इसको हम बोलेंगे सेकंड मेथड, और इसका नाम दूंगा भाई, ये नाम है आपका यूनिटरी मेथड।
कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, दरअसल हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां पर एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक रेशो की वैल्यू 60 है, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी है? 240 है। बात समझ में आई आपको? भाई हो सकता है कोई किसी बुक से पढ़ा हो सकता है कोई किसी टीचर से पढ़ा हो, तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसा काम कर देता हूं कि कहीं से भी सीख रखा हो तो आप समझ जाओगे, इसको समझ जाओगे, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं? तो किसी भी तरीके से कर रखा हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तरीका यूं एक है, बेसिक मेथड, जो हमारे गणितज्ञ और जो मैथमेटिशियन है उनसे ऊपर कुछ नहीं भाई, उनने जो मेथड दे दिया वो बेस्ट है। हाँ, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? मतलब फद्दू बनाने वाली बात है यूं कह इसको, ठीक है कि नहीं? मैं नहीं बनाऊं भाई पर, ठीक है, और तुम भी मत बनियो भाई, ठीक है? तो x मान लो चाहे रेशो मान लो, उससे कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है? तो भाई ये हो गए दो मेथड, कितने हो गए? दो मेथड हो गए, एक हो गया बेसिक मेथड, एक हो गया यूनिटरी मेथड। क्लियर? अब तीसरे मेथड पे आ जाता हूं भाई, किस पे आ जाता हूं? तीसरे मेथड पे आ जाता हूं। तो तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है, तीसरा पार्ट ले लेता हूं अभी इसको, तो ये है थर्ड मेथड, और इसको बोलेंगे भाई ओरल मेथड। इसको नाम दे रहा हूं ओरल मेथड। क्या नाम है भाई? ओरल मेथड नाम है, ठीक है? ओरल का मतलब है मुंह जबानी भाई, मन मन में, ठीक है कि नहीं? मन मन में करना है, ना रेशो लिखनी ना एक्स लिखना, ठीक है कि नहीं? मन मन में। तो कैसे देखोगे भाई? 3 4 की रेशो है, क्या है? 3 4 की रेशो है भाई, इनका जोड़ 420 है, इनका जोड़ कितना है? 420 है, ठीक है? मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है भाई, ठीक है कि नहीं? जबकि रेशो का जोड़ कितना है? 7 है। उसने तो दे दिया जोड़ 420, जबकि रेशो का जोड़ तो 7 है, तो भाई 7 420 बनाना है। जैसे ही जोड़ 420 बन जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो रेशो में है, एग्जैक्ट जोड़ बनाना है, जो उसने दे रखा है वो बनाना है। क्लियर है? ये क्यूकर बनेगा भाई, क्यूकर बनेगा। रेशो में हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, ये दो ही परमिशन दे रखी है मैथमेटिशियंस ने, उन्हीं परमिशन का यूज करके करेंगे। तो यहां है रेशो का जोड़ 7 और मुझे बनाना है 420, तो 7 को किससे गुणा करूं कि 420 बन जाए, ठीक है कि नहीं? 7 को किससे गुणा करूं कि 420 बढ़ जाए? तो आप कहोगे कि जी 60 से कर दूंगा, ठीक है? आप कहो जी कैसे? भाई इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लो, ये 7 नीचे आ जाएगा, 420 बटे में 7, ये हो गया 60। ये काम मन मन में करना है, अभी तो मैंने करके बता दिया भाई। मन में क्या करोगे ये भी तो पता होना चाहिए, तो मन में ये काम करना है, ठीक है कि नहीं? तो मैं मन में ही जान लूंगा कि 7 को किससे गुणा करूं 420 आए, 60 से गुणा करूंगा तो 420 आ जाएगा। तो जैसे ही मैं 60 से गुणा करूंगा, 60 तिया 180, 60 चौक 240, ठीक है? तो इनका जोड़ 420 बन गया, तो भाई बड़ी संख्या 240 आ गई। बड़ी संख्या कितनी आ गई? 240 आ गई। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा मेथड है? ये ओरल मेथड है। ओरल मेथड बता दूं कि भाई रेशो कट पिट कर आती है। रेशो क्या आती है? कट पिट कर आती है। मन मन में जानना किससे कटी थी, मन मन में ये जानना किससे कटी थी, वही ओरल मेथड है। और उसी को हम एक्स बोलते हैं, ये एक्स की वैल्यू थी, और इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। एक रेशो की वैल्यू थी, या किसकी वैल्यू थी? एक रेशो की वैल्यू थी। तो एक रेशो की वैल्यू जानना, एक्स की वैल्यू जानना, या किस पर कटी है वो जानना। समझ में आई बात? बात तो एक है भाई, ठीक है? घुमा फिरा के कुकरे कह लो आप, समझ में आना चाहिए आपको। तो ये है आपका ओरल मेथड। कौन सा मेथड है? ओरल मेथड। क्लियर है भाई? मन मन में जानना। दोबारा लिख देता हूं, मन मन में कैसे जानोगे, ठीक है कि नहीं? मन मन में कैसे जानोगे, ठीक है कि नहीं? मन मन में कैसे जानोगे, ये लिख दे रहता हूं भाई स्पेशल, ये यहां दिक्कत होनी है आपको मन मन में। तो मन मन में कैसे जानोगे, इसका आंसर है कि भाई या तो किससे गुणा करूं, कैसे पता चले, ठीक है कि नहीं? रेशो में गुणा भागी होगा, ठीक है? किससे रेशो को, ठीक है,
मन में कैसे जानोगे रेशो को किससे गुणा या भाग करूं। ठीक है भाई, मन में कैसे जानोगे रेशो को किससे गुणा या भाग करूं। ठीक है, इसका एक ही तरीका है भाई। क्या तरीका है? एक ही तरीका है। क्या? या तो कॉपी की कूण में, कॉपी या पेज कुछ कह लो, ठीक है कि नहीं, कॉपी या पेज की कूण में, हरियाणवी में कूण बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्नर भाई, कोने में, कॉर्नर मतलब कोने में। तो या तो कॉपी या पेज के कोने में जाओगे। ठीक है भाई, हरियाणवी नहीं आती कहिया ने, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूं कि फद्दू काम हो रहेगा। ठीक है, यू ईसाई बोर्ड है भाई। तो कॉपी या पेज के कोने में या मन के कोने में जाओगे। किसके? मन के कोने में जाओगे। ठीक है भाई, दोबारा देख लो। मन में कैसे जानोगे कि रेशो को किससे गुणा करूं या भाग करूं। इसके लिए या तो कॉपी या पेज के कोने में जाओगे और या फिर मन के कोने में जाओगे। तो भाई मैंने ये बताया 3 4 की रेशो है, किससे गुना करूं कि इनका जोड़ 420 आ जाए। तो मन में जान लो 7 को किससे गुणा करूं, 60 से गुणा करूं कि जोड़ 420 बन गया। और अगर आप ये नहीं जान पा रहे हो मन में, तो फिर पेज या कॉपी की कोने में जाओगे और वहां लिखोगे 7 को किससे गुणा करूं 420 बन जाए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को जानना है तो दो तरीके हुए ना, या तो मन के कोने में जाओगे या कॉपी के कोने में जाओगे। एक कोने में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, बाकी कोने में जाना चाहिए नहीं, पर यहां जाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं भाई? तो आपको बात समझ में आ गई मुझे लगता है। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब ये था आपका तीसरा मेथड। कौन सा मेथड था? तीसरा मेथड था कौन सा? ओरल मेथड, मन में जानना। अब चौथे मेथड पे आ जाता हूं भाई, फोर्थ मेथड। अब यू मेरा बनाया ओढ़ है भाई, अगर कोई और भी बता रहा है तो उसका मेरा चुराया ओढ़ो। ठीक है कि नहीं? मन ने किसी पे सीखा नहीं है, मन ने खुद बनाया है, मन ने इतना बेरा। ठीक है भाई, तो आज तक पढ़ाते नहीं भाई, 2003 तक पढ़ाना करे हैं, तो 20 साल तक पढ़ाना करे हैं, 22 साल तक तो हमने खुद बना रखा है, हमने किसी पे सीखा नहीं, ना किसी पढ़ा। ठीक है, और अगर कोई बता सुनया हो तुमने तो न्यू समझ लियो मेरे दरे पढ़ के जा रहा होगा, उससे ने बताई होगी। ठीक है, चौथा मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड फार्मूला। ये फोर्थ मेथड हो गया। इसको नाम दूंगा भाई, क्या दूंगा? नाम दूंगा शॉर्टकट फार्मूला। तो जब भी मैं इन मेथड को सोल्व करूंगा तो मैं एक बार कहूंगा भाई फार्मूला लगा दिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, ओरल मेथड लगा दिया, बेसिक मेथड लगा दिया, आप समझ जाना। ठीक है कि नहीं? तो शॉर्टकट फार्मूला क्या है भाई? शॉर्टकट फार्मूला लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में रेशियो ऑफ गिवन क्वांटिटी। मल्टीप्लाई में रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ठीक है भाई, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है भाई आपने। और ये भी भाई मन ने ना बनाया, ये मैथमेटिशियंस ने जो बनाया था मैंने उनमें से निकाला है बस।
ठीक है कि नहीं। तो बस घुमा के पेश कर रहा हूं आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, पर ये है कि भाई नू पेश किसी ने पेश कराया नहीं होगा आपका श्याम भी, ठीक है कि नहीं। तो जैसे मैं पेश कर रहा हूं, तो भाई गिवन क्वांटिटी और बाय में रेस्ट ऑफ गिवन क्वांटिटी, ये क्या बताएगा, ठीक है कि नहीं, ये क्या बताएगा। तो जो बेसिक मेथड में मैंने x की वैल्यू निकाली थी वो यही बता रहा है। जो मैंने यूनिटरी मेथड में एक रेशो की वैल्यू निकाली थी वो यही बता रहा है, ठीक है कि नहीं। जो मैंने ओरल मेथड में मन में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू काटी थी वो यही बता रहा है, ठीक है कि नहीं, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। अब इसको हिंदी में भी लिख देता हूं भाई। रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मतलब है अभिष्ट मान, अभिष्ट या ऐच्छिक मान। मतलब इसका मतलब क्या है, जो चीज हमें निकालनी है उसकी बात हो रही है। रिक्वायर्ड का मतलब जो निकालना है, जो हमारी इच्छा है, जो हमें चाहिए, जो अभिष्ट है, ठीक है कि नहीं, जो हमें चाहिए उसको वो कैसे निकलेगा। तो फार्मूला है गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी मतलब दे मान, दे मतलब जो दे रखा है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा ना, तो उसी को लिखना है दे मान। और जो दे मान है, जो दे रखा है, उसकी रेशो लेनी है, उसका अनुपात लेना है। तो नीचे आ जाएगा दे मान का अनुपात, दे मान का अनुपात, ठीक है। और जो निकालना है, ठीक है कि नहीं, उसका अनुपात। तो अभिष्ट मान का अनुपात, ठीक है कि नहीं, अभिष्ट मान का अनुपात, ठीक है। तो भाई वैसे तो मैं अंग्रेजी तो थोड़ा चिड़ाई करूं, ठीक है कि नहीं, और अंग्रेजी में कम मैं फॉलो कराया करूं, हिंदी बताया करूं। लेकिन भाई कुछ चीज तो अंग्रेजा ने भी ठीक दे रखी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है कि नहीं। कुछ तो फायदा हो ही रहा है, कम से कम शॉर्ट में बताने में इंग्लिश में थोड़ा ठीक रहता है भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है। और वैसे भी हमने भाई देखो मोस्टली जो हमारे जो अभी भारत में है तो वो अंग्रेजी चल रही है, तो इसलिए मुझे भी बतानी पड़ रही है। बाकी मैं खुश तो दिए ही रहूंगा कि बकती खत्म कर दें, हिंदी में ही बताऊं, ठीक है कि नहीं। पर क्या करें, मजबूरी है। तो भाई बहुत से बच्चे जो है वो आजकल इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए बताना पड़ता है। तो भाई रिक्वायर्ड क्वांटिटी का फार्मूला गिवन क्वांटिटी बाय में रेशियो ऑफ गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? नहीं आई ये समझ में आ जाएगी जब क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। बस फार्मूला अपना देख लो, ठीक है। अब मैं लगा के दिखाता हूं। तो क्या करना है, जो गिवन क्वांटिटी है ना उसको लिख लेना है। तो यहां पर गिवन क्वांटिटी क्या है मैं बता दूं। गिवन क्वांटिटी है फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है ना उनका सम है भाई 420। तो ये गिवन क्वांटिटी है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है बता देता हूं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, जो बड़ी संख्या है आपकी वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। तो यहां पर दिया क्या है, दिया है संख्याओं का जोड़, और निकालना क्या है, निकालना है बड़ी संख्या। जो निकालना है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो दिया है वो गिवन क्वांटिटी। समझ में आ गई होगी बात। अब सूत्र लगाऊंगा, गिवन क्वांटिटी को लिख दो, गिवन क्वांटिटी 420 लिख दी, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है, सूत्र क्या कह रहा है, जो गिवन क्वांटिटी उसकी रेशो से डिवाइड कर दो। तो गिवन क्वांटिटी क्या है, जोड़ है, तो रेशो के जोड़ से भाग कर दो। तो रेशो का जोड़ 3 + 4 से भाग कर दो। अभी मैं 3 + 4 ही लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। बाद में नहीं लिखूंगा, अभी लिख देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो ये है जोड़, रेशो के जोड़ से भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है, जो गिवन है उसकी रेशो से भाग करना है। गिवन है जोड़, तो रेशो के जोड़ से भाग करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है बड़ी संख्या। रिक्वायर्ड क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या की रेशो कितनी है, बड़ी रेशो 4 है, तो 4 से गुणा कर दूंगा। दोबारा देख लो, जो रिक्वायर्ड होता है उसकी रेशो से गुणा करना है। रिक्वायर्ड बड़ी है तो बड़ी रेशो से गुणा कर दिया। गिवन जोड़ है, रेशो के जोड़ से भाग कर दिया। क्लियर? तो देखोगे 420 और रेशो का जोड़ 7 और गुणा में 4, तो 7 से काटूंगा 60, ठीक है नहीं। 7 से काटूंगा 60 गुणा में 4, ये आ गई 240, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बेसिक मेथड, ठीक है कि नहीं, वो तो है बादशाह भाई, बेसिक मेथड वगैरह कुछ नहीं भाई। लेकिन बेसिक मेथड के बाद अगर फिर इजी है तो भाई ये गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला आपका बेस्ट है, ठीक है कि नहीं। इसमें आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है कि नहीं, और आसान भी रहेगा, ठीक है। एक बार दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। हो सकता है आपने दूसरे तरीके से किए हैं तो हो सकता है दिमाग में ना बैठे, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप फील करोगे कि और मेथड से बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। कोई भी चीज नहीं सीखते हैं तो जोर तो लगाना ही पड़ता है भाई, ठीक है कि नहीं, लेकिन आसान रहेगी,
ठीक है कि नहीं, ये आसान रहेगी, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं भाई। तैतीसवें क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई। 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? 76 क्या है? 76 बांट दिया चारों हिस्सों में, तो 76 इन चारों का जोड़ है। 76 इन चारों का जोड़ है। जब कोई चीज 3 या 4 या 5 हिस्सों में बांटी जाएगी तो उनका सम बोला जाएगा। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना है। जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, डिवाइड करी जाएगी, तो वो सम होगा। ठीक है कि नहीं, तो जितने पार्ट्स में करी जाएगी उतने पार्ट्स का सम होगा वो नंबर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 76 जोड़ है, ये गिवन हो गया भाई, ये गिवन क्वांटिटी है। ठीक है कि नहीं, तो मेरा सूत्र क्या कह रहा है, जो गिवन क्वांटिटी है उसके रेशो से भाग कर दो। गिवन जोड़ है तो रेशो के जोड़ से भाग कर दो। रेशो का जोड़ हो गया 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19, 19 से भाग कर दूंगा। ठीक है कि नहीं, निकालना क्या है, निकालना है छोटा भाग। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी उसकी रेशो से भाग गुणा कर दो। निकालना क्या है, छोटा, तो छोटी रेशो 3 से गुणा कर दो। तो 19 से काटूंगा 4 और 4 तिया 12, 12 आंसर आ गया भाई। इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। ठीक है नहीं, गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला लगा दिया, क्लियर है भाई। और मैं एक बात कहता हूं भाई, हर एक क्वेश्चन में गिवन रिक्वायर्ड लगेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में गिवन रिक्वायर्ड तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई बगैर गिवन के क्वेश्चन बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता बगैर रिक्वायर्ड के क्वेश्चन बन जाए। हर क्वेश्चन गिवन रिक्वायर्ड के बगैर बने, मतलब हर एक क्वेश्चन गिवन रिक्वायर्ड से ही बनेगा, बगैर गिवन रिक्वायर्ड के क्वेश्चन नहीं बन सकता। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। तो हर क्वेश्चन में गिवन भी कुछ होगा, हर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी कुछ होगा। ठीक है भाई, तो हमें गिवन रिक्वायर्ड लगाना आना चाहिए भाई। ठीक है कि नहीं, ये आसान पड़ता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो भाई 30,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांट दिया, तो 30,000 इसमें बांट दिया एबीसी में, तो क्लियर हो गया ना। 30,000 क्या है, 30,000 एबीसी का जोड़ है। 30,000 क्या है, एबीसी का जोड़ है। ठीक है कि नहीं, तो जो गिवन है, जो गिवन है उसकी रेशो से डिवाइड कर दो। गिवन है जोड़, तो रेशो के जोड़ से भाग कर दो। 3 और 5 और 7 8 15 हो गया, तो रेशो का जोड़ 15 आ गया, 15 से भाग कर दिया। निकालना क्या है, बी सी का अंतर। तो बी सी का अंतर निकालना है, बड़े में सी छोटा घटाओगे तो सी की रेशो बड़ी है, बी की रेशो छोटी है, तो सी और बी का अंतर बोल लूं या बी सी का अंतर बोल लूं, बात तो एक ही है, अंतर लेना है। तो बड़े में सी छोटा घटाएंगे, तो सी में से बी की रेशो घटाऊंगा, 7 में से 5 गए 2, 2 से गुणा कर दिया। दोबारा देख लो भाई, गिवन है जोड़, गिवन है तीनों का जोड़, तो तीनों की रेशो के जोड़ से भाग कर दिया। निकालना है सीबी का अंतर, तो सीबी की रेशो के अंतर 2 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 4000। क्या आ गया, 4000 आ गया भाई। बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं, गिवन रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है कि नहीं, तो अगले क्वेश्चन पे और आ जाते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा भाई आपको। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:4 है भाई। मिल्क वाटर की रेशो जो है वो 7:4 है। ठीक है भाई, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 12 लीटर अधिक है, तो ये दूध पानी से 12 लीटर अधिक है। दूध देखो, दूध जो है वो पानी से 12 लीटर अधिक है। ठीक है कि नहीं, तो ये 12 क्या है, ये 12 क्या है भाई, ये 12 आपका मिल्क और वाटर का अंतर होया ना, क्या होया, वाटर का और मिल्क का अंतर हो गया ये। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, जो गिवन होता है वो जानना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि ये गिवन क्या है, ये गिवन जोड़ है, अंतर है, क्या है, तभी तो उसकी रेशो से डिवाइड करोगे। तो ये जो 12 है ये दूध पानी का अंतर है, तो गिवन हो गया है 12 लीटर। क्या है ये 12 लीटर, ये मिल्क वाटर का डिफरेंस हो गया है। तो जो गिवन होता है उसकी रेशो से डिवाइड करते हैं, तो मिल्क वाटर की रेशो का डिफरेंस 3, तो मैं 3 से भाग कर दूंगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि गिवन था अंतर, तो रेशो के अंतर से भाग कर दिया। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है दूध, तो दूध की रेशो कितनी, 7, तो 7 से गुणा कर दूंगा, 28 आंसर आ गया भाई। तो मिल्क आपका 28 आ गया भाई।
ठीक है कि नहीं। तो गिवन रिक्वायर्ड बहुत ही इजी कर देगा, कति क्वेश्चन तोड़ देगा, जमा आसान हो जाएगा भाई, थोड़ा ही समय लगेगा आपका, ठीक है कि नहीं। आप बाकी आपकी मर्जी, मैंने तो चारों मेथड बता दिए हैं, जिससे भी करना चाहो कर लेना, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कहोगे कि भाई जी हम तो उससे तरीके से करते हैं, तो मैंने वो तरीके भी आपके लिए डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब आप खुद जज कर लो कि आपको किससे करना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी इजी नहीं होता, तो प्रैक्टिस करने पर ही इजी बनेगा, अदरवाइज तो भाई वो मुश्किल ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। मैं कितना ही समझा लूं, ठीक है कि नहीं, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं लगाओगे, ठीक है कि नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अपना परिश्रम नहीं डालोगे, तब तक वह इजी नहीं बनने वाली, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम कल, ठीक है कि नहीं। तो इसी चैप्टर पे हम 35 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं, ठीक है। आपका धन्यवाद, और आपको भविष्य की शुभकामना के साथ साथ पुनः सभी को नमस्ते।